पहला अध्याय का नाम देखेंगे तो हमारा सौर मंडल, ठीक है। अब यानी सौर मंडल के बारे में डिटेल से समझना है, डिटेल से पढ़ना, ठीक है। एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे। मैं पहले इसको जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क कर लिया हूँ, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पूरा बुक को पढ़िएगा और जो मैं इसको जितना मार्क किया हूँ इसको समझ लीजिएगा तो पूरा ये जो चैप्टर जो है कंप्लीट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो गोविंद जो है ना अपने पिताजी से बात करता है, ठीक है, चर्चा कर रहा है। उसी चर्चा का विषय में क्या होता है कि वो जब अपने पिताजी से बात करता है तो वो देखता है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। तो पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी ये बताइए कि तारा क्यों टिमटिमाता है, और कुछ तारे ज़्यादा चमकते और कुछ तारे कम चमकते। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आगे इसी चैप्टर में मिल जाएगा। लेकिन सिंपल समझिए कि तारा चमकता क्यों है, थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ कि तारों के पास अपनी ऊर्जा और अपनी प्रकाश, अपनी लाइट होती है, इसलिए चमकते हुए दिखता है, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है सूर्य परिवार, सूरज का परिवार में स्वयं सूरज, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका परिवार है, आपका फैमिली, आपके परिवार में जैसे आपके माता पिता है, भाई बहन है, चाचा चाची हैं, जो भी हैं, ठीक है, आपके फैमिली में जो लोग आप एक साथ रहते हैं लोग, उसी तरह सौर मंडल भी एक परिवार है। अब ये सौर मंडल परिवार है भैया, किसका परिवार है, तो सूरज है, उसमें ग्रह है, उपग्रह है और क्षुद्र ग्रह है। सूरज जो है ना सबसे बड़ा है, इसीलिए सूरज को उस सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है, समझ रहे ना। उसके बाद ग्रह है, ग्रहों की संख्या 8 है। उसी तरह उपग्रह है, बहुत सारे ग्रहों के उपग्रह होते हैं और किसी ग्रह के उपग्रह नहीं है, जैसे बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में आएगा, डिटेल समझा जाएगा। सबसे पहले आता है सूरज के बारे में। सूरज को यहाँ नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है, सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि सौर परिवार का मुखिया है, ठीक है, सूरज। नीचे भी लिखा हुआ है कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि यह परिवार का सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा प्रमुख सदस्य, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सूरज जो है सौर मंडल क्या है, मुखिया होता है और बड़ा भी है, सबसे बड़ा भी है, ठीक है। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है क्या, एक बात लिखा हुआ है, इसके लिखा हुआ है पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, सौर प्रज्वल। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल समझो, ये हो गया मान के चलो हम लोग सूरज, और ये सूरज की लाइट ऐसे निकल रही है, ठीक है, सूरज की लाइट निकल रही है, सूरज की किरण, सूरज की रोशनी निकल रही है, ठीक है। अब ये जो सूरज की किरणें जो होती है ना, ये सूरज की किरणें को कहा जाता है सूरज की लपटें कहा जाता है, यानी आग की लपटें। ये सूरज क्या है, आग के गोला ही है ना, तो इसमें से आग की लपटें ऐसे धधकते हुए निकलते रहता है, समझ ना, स्वर है। तो इसी आग के लपटों को कहा जाता है सौर प्रज्वल। क्या कहा जाता है, सौर प्रज्वल, ठीक है। जब आप दूरबीन से देखिएगा, स्वर ना, दूरबीन से देखिएगा उतना हाई पावर का दूरबीन से, तो सूरज को देखिएगा तो ऐसे धधकते हुए दिखेगा, ऐसे ऐसे लगेगा ऐसे हिल रहा है, मतलब ऐसे सूरज की आग की लपटें ऐसे धधकते, जैसे कैसे मान के चलो लकड़ी है, जला दोगे, जलाओगे तो आग ऐसे नहीं धधकते दिखेगा, उसी तरह सूरज धधकते हुए दिखता है जब उसको दूरबीन से देखोगे, ठीक है। तो उसी जो धधकते हुए जो दिख रहा है आग के लपटें, उसको बोलते हैं हम लोग सौर प्रज्वल, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद लिखा है कि सूर्य जो है पृथ्वी से, सूरज क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, तो यहाँ उदाहरण के लिए समझा है कि एक क्रिकेट का बॉल ले लो, मान चलो ये हम लोगों का क्रिकेट का बॉल हो गया, और पृथ्वी उसके सामने क्या है, राई के दाने के समान है, यानी ये हो गया पॉइंट एकदम, ये समझो कि राई के दाने के बराबर है, यानी ये हो गया अगर सूरज, तो ये हो गया हम लोग का पृथ्वी, ये राई के दाने के बराबर, समझ, इतना बड़ा है सूरज, मतलब कि सूरज बहुत बड़ा, पृथ्वी उसके सामने एकदम छोटा सा बच्चा के बराबर है, ठीक है। आगे आइए, आगे लिखा हुआ है ये 8 गोले परिवार के सदस्य होते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। अभी मैंने बताया कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है ग्रहों की संख्या। अब एक एक ग्रह के बारे में यहाँ दिया हुआ है, उससे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि इनके प्रकाश नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज के अलावा जो भी है, जैसे ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह, इन सभी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, सिर्फ सूरज जो है इसके पास अपना प्रकाश होता है इस सौर मंडल में। सौर मंडल में देखा जाए तो सूरज के पास ही अपना प्रकाश होता है। अब कहेगा कोई ना कोई बच्चा कि रात में चंद्रमा हम लोग को चमकते हुए दिखता है, तो कैसे चमकता है, उसको प्रकाश नहीं है। तो सिंपल समझो कि कभी हम लोग बचपन में क्या करते थे, स्कूल में आप लोग भी करते होंगे, एक शीशा रखते हो, मिरर रखते हो, और सूरज की रोशनी जो आता है ना, उस शीशुआ पर ऐसे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे चमकाते हैं लोग, चमक के किसी के फेस पर, चेहरा पर चमकते हुए ऐसे पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या, शीशा के पास अपनी प्रकाश थी कि सूरज की प्रकाश उस पर टकराए और टकरा के वापस परावर्तित होकर, यानी रिफ्लेक्ट होकर किसी के चेहरा पर पड़ रहा है कि नहीं है। उसी तरह चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूरज की रोशनी पड़ता है चंद्रमा पर, और चंद्रमा से लाइट परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है। तो ऐसा हमको लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, जबकि चंद्रमा नहीं चमक रहा है, वो सूरज की रोशनी से चमक रहा है, समझ रहे हैं ना। आगे चलो, तो सूरज के अलावा किसी भी सौर मंडल के अंदर मौजूद सूरज के अलावा किसी के पास भी अपना प्रकाश ऊर्जा नहीं होती है, सब सूरज की वजह से चमकते हैं, ठीक है। अब ग्रह की बात कर रहे थे, ग्रह कितने हैं, तो ग्रह 8 है। सबका नाम देखेंगे तो पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो है ना लाइन से लिखा गया, ये सूरज से लाइन से, देखो मान के चलो ये सूरज हो गया, तो सूरज से लाइन से लिखा गया। पहला कौन है सूरज से सबसे नजदीक, तो बुध, उसके बाद सूर्य। पृथ्वी पूछेगा कितने नंबर पर, तीसरा नंबर याद रखिएगा। पृथ्वी के बाद कौन सा, तब मंगल। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और शुक्र के बीच में।
इसका मतलब क्या हुआ, इस सारे सीक्वेंस को, सारे लाइन को आप रट लीजिएगा, खूब बढ़िया से रट लीजिएगा। नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ सबसे निकट ग्रह कौन, बुध। वही बतवा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसको पूरा रट लीजिएगा तो आपको कौन कहाँ है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एकदम बढ़िया से समझ के रट लीजिएगा कि सूरज से सबसे पहला ग्रह कौन है और सबसे अंतिम ग्रह कौन है और बीच में कितना ग्रह है। सबको लाइन से याद की, ये नहीं कि बुध और बाद बृहस्पति याद कर ली, ऐसे नहीं। वो सप्ताह में चलिएगा बुध बृहस्पति नहीं, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, तब शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीजें आएगा, उसमें बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। ये 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और ये 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, समझ ना। अब उसके बारे में आगे समझा जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब भैया मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो लाल ग्रह कहने का कारण क्या है कि यहाँ पर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आयरन ऑक्साइड जो होता है ना वो रेड कलर के, मतलब हल्का ब्राउन कलर के, रेड कलर के ये दिखता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये देखने पर रेड कलर का प्रतीत होता है। ठीक है, समझा गया ना। और साथ ही साथ यहाँ CH4 इसको बोलते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस की यहाँ अधिकता है, मतलब मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, समझे ना। आगे चलो, यहाँ सौर परिवार का, सौर मंडल का फोटो बना हुआ है, देख सकते हैं कौन ग्रह कहाँ है। आपको देखना होगा तो वीडियो को ऐसे पॉज कीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पेज में आते हैं। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा न घूमकर उल्टी दिशा में घूमता है। अब कौन है जो भैया उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कौन जो है भाई उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक है ना, तो कौन उल्टी दिशा में घूमता है, शुक्र जो होता है ना, शुक्र वो उल्टी दिशा में घूमता है। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, थोड़ा लाइट आ गया ना थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रहा है। ठीक है, समझे ना। तो शुक्र जो है, शुक्र और अरुण ये जो 2 ग्रह हैं, ये क्या होता है, उल्टी दिशा में घूमता है। ठीक है, उल्टी दिशा में घूमता है। अब ये उल्टी दिशा में घूमता है, ये कैसे मालूम चला कि उल्टी दिशा में घूमता है, कैसे हम बोल रहे हैं कि उल्टी दिशा में घूमता है। सिंपल समझो, सिंपल समझो, पृथ्वी जो है ये कैसे घूमता है और बाकी सारे ग्रह कैसे घूमते हैं। सिंपल समझो, ये हम लोग का पृथ्वी हो गया और ये मान के चलो हम लोग का सूरज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सूरज हो गया। ठीक है, सूरज हो गया। अब पृथ्वी जो है ये ऐसे घूम रहा है या उल्टा ऐसे घूम रहा है, ये कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, अब इसको जानने के लिए सिंपल समझो, जब आप किसी ट्रेन में बैठे रहते हैं, देखो ट्रेन में ऐसे बैठे रहते हो, ट्रेन में आप बैठे हो। ठीक है, अब ट्रेन में बैठे हो तो बाहर की तरफ आप देखिएगा तो बाहर में जो भी पेड़ पौधा है, तो ट्रेन जब आगे बढ़ता है ना तो पेड़ पौधा आपको पीछे की तरफ भागते हुए दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ये बताओ कब पेड़वा पीछे भाग रहा है कि आपका ट्रेन आगे बढ़ रहा है। ट्रेन आगे बढ़ रहा है, सिंपल बात है कि नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर के जो चीजें हैं, खिड़की से जब देखिएगा तो लगेगा वो पीछे भाग रहा है। क्या वो पीछे थोड़ी भागता है, वो अपने जगह पर स्थिर है। उसी तरह सिंपल समझो, सूरज, हमारी पृथ्वी जो है ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है ना, तो पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है, हम लोग को पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, यानी पृथ्वी पर है। उसी तरह ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं तो जब देखने, बाहर देखने का पता नहीं चलता है कि ट्रेन आगे बढ़ रहा है कि मतलब बाहर की चीजें पीछे भाग रहा है, नहीं पता चलता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं लोग, तो पृथ्वी पर जब बैठे हैं ना तब बाहर जब हम लोग देखते हैं यानी आसमान में जब देखते लोग तो हम लोग को लगता है कि सूरज भाग रहा है इधर उधर। ठीक है, सूरज भाग रहा है, यानी सूरज ऐसे पूरब में निकलता है। क्या होता है, सूरज पूरब में निकलता है और ऐसे भागते भागते पश्चिम की तरफ आके गिर जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते लोग क्या कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम की तरफ जाता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी जो होता है ना ये पश्चिम से पूरब की तरफ भागता है। पृथ्वी क्या होता है भैया, पृथ्वी देखो पश्चिम से पूरब भागता है। तो सिंपल बात है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब भागेगा तो सूरज हम लोग को उल्टा आते हुए दिखेगा, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ, जैसे ट्रेन वाला हाल होता है। ट्रेन में अभी बोले हैं आगे ट्रेन जाती है तो खिड़की से देखेंगे तो बाहर की चीजें पीछे भागती हुई दिखेगी, उसी तरह पृथ्वी पश्चिम से पूरब भागती है, इसीलिए सूरज हम लोग को पूरब से पश्चिम की तरफ आते हुए दिखता है। सिंपल समझो, नहीं कुछ समझ आ रहा है तो सिंपल समझो, सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, जाता किधर है, पश्चिम की तरफ जाता है। तो सूरज नहीं जाता, ये बात को ध्यान से समझ लो। पृथ्वी उसके उल्टा जाता है, इसका मतलब सूरज निकलता है पूरब से, इसका मतलब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब जाता है, इसीलिए सूरज हमें पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखता है। ये सब ग्रह इसी तरह करते हैं, है ना। लेकिन 2 जो ग्रह है, एक ग्रह का नाम है शुक्र और दूसरे ग्रह का नाम है अरुण। क्या नाम है भैया, एक का नाम है शुक्र और दूसरे का नाम क्या है, अरुण। ठीक है, ये 2 जो ग्रह है ये उल्टा घूमते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप शुक्र और अरुण पर जाइएगा ना तो वहां जो सूरज है वो पश्चिम की तरफ निकलेगा और पूरब की तरफ जाकर डूबेगा, यानी हमारी पृथ्वी से उल्टा होगा। समझ आ गया ना, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ क्या, शनि के चारों तरफ छल्ले है। ठीक है, तो शनि ग्रह जो देखे होंगे तो उसके देखे होंगे कि उसके चारों तरफ ऐसे छल्ला है। ठीक है, हालांकि छल्ला जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये चारों बाह्य ग्रह पे है, लेकिन
शनि पे ज़्यादा है, इसीलिए माना जाता है कि शनि पे ही है। लेकिन आगे जब पढ़िएगा एनसीईआरटी वगैरह में तो उसमें दिया गया है कि बाह्य जितने भी ग्रह है, बाह्य ग्रह जो 4 को बताए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रहों पर छल्ले होते हैं। अब छल्ले क्या होता है, मतलब क्या होता है छल्ला का, कि जो ग्रह है ना इसके चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े घूमते रहते हैं, उसी को बोलते हैं छल्ले या रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो, ठीक है, आगे समझते हैं। उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के सॉरी ग्रह के रूप में होती थी, उसको अब क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, उसको बौना ग्रह भी कहा जाता है। ये हुआ क्या कि प्लूटो जो था ना, पहले इसको ग्रह माना जाता था, लेकिन ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रह उसे कहते हैं जो सूरज की परिक्रमा लगाए। ग्रह की परिभाषा होता है कि वो आकाशीय पिंड, यानी आसमान में वो प्राकृतिक चीजें या आकाशीय पिंड जो सूरज की परिक्रमा लगाए उसे ग्रह कहेंगे, और जो ग्रह की परिक्रमा लगाए उसे उपग्रह कहेंगे। होता क्या था, प्लूटो कभी कभी सूरज की परिक्रमा लगाता था और कभी कभी किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा लगा लेता था, यानी कि ये बीच बीच हुआ था। इसका मतलब क्या है कि ये ना ही किसी ग्रह का परिक्रमा लगाता था और ना ही कभी ये सूरज की परिक्रमा लगाता था। ठीक है, सिंपल बात क्या है कि इसकी मन मर्जी अपनी रास्ता ये भटक जाता था, कभी सूरज की परिक्रमा लगाएगा और कभी किसी ग्रह का परिक्रमा लगा लेते। वैज्ञानिक जाना कि भाई साहब इसको, ये तो ना ही ग्रह की तरह दिख रहा है, क्योंकि ग्रह रहता तो सिर्फ सूरज का परिक्रमा लगता और उपग्रह रहता तो सिर्फ ग्रह की परिक्रमा लगाता, ये दोनों की परिक्रमा लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसको बीच में रख देता, इसलिए इसको बौना ग्रह, छोटा ग्रह या क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आया ना। आगे चलते, यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि तारों का अपना प्रकाश होता है, चूंकि ये तारे आप काफी दूर है इसीलिए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, समझ आया ना। जो ऊपर में गोविंद जो क्वेश्चन पूछा था उसी का ये जवाब हो गया। ठीक है, तारों के पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। अभी मैंने ऊपर ही बोला हूं कि तारों के पास अपनी प्रकाश और लाइट होती है, इसीलिए ये टिमटिमाते नजर आते हैं, और बहुत दूर है इसीलिए टिमटिमाते नजर आता है। नजदीक रहता तो धधकते हुए दिखता, आग की गोला की तरह, सूरज की तरह। और एक बात आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में लोड कर लीजिए, ठीक है, सूरज भी तारा है। हाँ भैया, सूरज भी तारा है। ठीक है, समझे बाबू। सूरज क्या होता है, ये भी एक तारा ही है, ये नजदीक है उसी जैसे सिंपल समझो, बहुत सारे लोग ना मतलब कुत्ता बिलाई से यार जो भी डॉग को पालते हैं। ठीक है, तो जितने रोड पर डॉग हैं सब तो डॉग ही है, जो घर में पाला जा रहा है वो भी डॉग है, बाहर भी डॉग है। होता क्या है कि हम लोग, कोई जो पालता है अपने डॉग को उसका स्पेशल नाम रख देता है, कुछ नाम रखता है, टॉमी सोमी कुछ जो भी नाम रखा है। ठीक है, उसी तरह ये सूरज भी तारा ही है, लेकिन ये हमारे सौर मंडल में है ना, हमारे परिवार का सदस्य मुखिया है, इसीलिए हम लोग इसका नाम रख दिए लो सूरज। समझ आ गया। अब ये सूरज की रोशनी देखो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, इसमें 8 मिनट दिया, लेकिन कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड और कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी देता है। अब मानेंगे किसे, तो 8 मिनट 16 सेकंड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, बिहार बोर्ड में दिया हुआ 8 मिनट, तो 8 मिनट बिहार बोर्ड के बच्चे मान सकते हैं। ठीक है, तो सूरज की लाइट जो होता है, यानी कि देखो सूरज की लाइट जो, ये सूरज हो गया, ठीक है, इसकी लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है। कितना मिनट लग जाता है, 8 मिनट लगता है। एक और चीज यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट दिया है, एक और तारा है जिसका प्रकाश पहुंचने में 4 बरस लग जाता है। अभी कौन है भैया, इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना। क्या नाम है भैया, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी याद रखिएगा, है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये तारा जो है ना, मान चलो ये सूरज है, सूरज, और सूरज के बगल में एक और तारा है। ठीक है, एक और तारा है। ठीक है, एक और तारा है। ये जो तारा है ना, इस तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, जैसे इसका पहुंचने में 8 मिनट लगा, इसका पहुंचने में प्रकाश 4 साल लग जाता है। एग्जैक्ट बोले तो 4.3 ईयर लग जाता है। ठीक है, 4 ठीक है, लगभग मतलब 4 साल लग जाता है इसकी लाइट पहुंचने में पृथ्वी तक। इतना दूर है पृथ्वी से, मतलब समझ जाओ, है ना, सबसे नजदीक का तारा जबकि बोला जाए तो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन 2 तरह का पूछ सकता है, पूछेगा पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन, तो सूरज होता है, याद रखिएगा। लेकिन सूरज के अलावा पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आगे आइए, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जीवन संभव है, लोग जी रहे हैं, मतलब यहाँ पर वायुमंडल जो है ऐसा है जो यहाँ पर जिंदगी है। यहाँ देखेंगे तो वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह की नीले रंग परावर्तित होती है, इसीलिए ये नीला ग्रह दिखाई देता है। अब पूछेगा कि पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो परावर्तन के कारण, किसके परावर्तन के कारण, तो नीले रंग के परावर्तन के कारण। नीला रंग कहाँ से आया, तो समुद्र के कारण आया। समुद्र का जो पानी जो है, कलर जो है, इस नीले रंग का, समुद्र का सतह जो है नीले कलर का दिखता है, और इसका रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन
है ना, परावर्तन के कारण हमारी पृथ्वी जो है किस तरह दिखता है, नीले ग्रह के रूप में दिखता है, नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है। अब यहाँ लिखा है कि पृथ्वी पर 71% क्या है, भूभाग जल है, यानी मान के चलो ये पृथ्वी हो गया। इसमें अगर इसको 4 भाग में बांट दे तो 3 भाग पूरा तरह से पानी और 1 भाग जो है जमीन है। उसी को बोला 3 भाग से ज़्यादा ही हो गया, तो ये 71% पानी और 29% जमीन है। ठीक है, इस सब को रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम यहाँ लिखा है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितना दिन में, 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। अब सुनो ध्यान से, चंद्रमा जो होता है ना, घूर्णन और परिक्रमण एक ही साथ कर लेता है। घूर्णन मतलब होता है अपने जगह पर गोल गोल घूमना, जैसे मतलब ये गोल गोल घूमना, घूमना, ठीक है, और ऐसे घूमना परिक्रमण। तो उपग्रह परिक्रमा करते हैं ग्रह परिक्रमा करते हैं सूरज का। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो ये परिक्रमा किसका करेगा, पृथ्वी का करेगा। कितना दिन में परिक्रमा करता है, तो 27 दिन 8 घंटा में परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था, इसका प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 1.25 सेकंड लगता है। याद रखिएगा 1.2 यानी लगभग 1.25 सेकंड का समय लग जाता है ना, ये चंद्रमा का पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश। काहे लगता है भैया, तो कारण क्या है, ये नजदीक है और वही सूरज जो था बहुत दूर था। कितना दूर था, तो अगर इसको रटना होगा तो याद कर सकते हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है ना सूरज और पृथ्वी की। लेकिन चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। 3,84,400 मान सकते हैं, 400 किलोमीटर है ना, 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा की। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दिमाग में लोड कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर और पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़, एग्जैक्ट होता है 14.96 यानी 96 होता है, ये किलोमीटर होता है, करोड़ किलोमीटर, लेकिन लगभग आप 15 करोड़ किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा लिखा हुआ है कि इस पर ना जल है ना वायु है, मैंने चंद्रमा पर ना हवा है ना पानी है, कुछ नहीं है। होता क्या, दिन में बहुत ही गर्म और रात में बहुत ही ठंडा हो जाता है यहाँ का तापमान, यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे आएंगे तो लिखा हुआ है बृहस्पति का 63 उपग्रह और शनि के 62 है, यानी ज़्यादा किसके पास उपग्रह है, बृहस्पति के, बस इतने याद रखो। हालांकि अभी जो है 83 उपग्रह हो चुके हैं बृहस्पति के और शनि के लगभग 80-81 हो चुके हैं। ठीक है, इतने याद रखो, बृहस्पति का ज़्यादा उपग्रह और शनि के उससे कम है। ठीक है, सेकंड नंबर पर शनि है, फर्स्ट नंबर पर बृहस्पति है। ठीक है, शनि के एक उपग्रह का नाम दे दिया है टाइटन। अब क्वेश्चन पूछ दे कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह है, याद रखिएगा। बृहस्पति का एक उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है, गैनीमेड, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड, और सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह तो कौन सा होता है, तो बुध, और सबसे छोटा उपग्रह तो फोबोस और डिमोस, मतलब किसका है, तो मंगल ग्रह का डिमोस। ठीक है, मंगल ग्रह का क्या है, डिमोस उपग्रह है, जो सबसे छोटा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मंगल का है। शनि के उपग्रह का नाम टाइटन, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं। यहाँ देखेंगे तो क्षुद्र ग्रह के बारे में लिखा है। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है, देखो मंगल ग्रह है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे 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 आकाशीय पिंड ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किर के बीच में होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, याद रखिएगा। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा सीरस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरस है। यहाँ एक डाटा दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है कि कौन सा ग्रह कितने दिन में घूर्णन करता है, परिक्रमण कितने दिन में करता है। तो यहाँ बुध के देखिएगा तो 58 दिन में घूर्णन, परिक्रमण 87 दिन, लगभग 88 दिन मान लिया जाता है। ठीक है, समझ ना, इसका उपग्रह एक भी नहीं है। शुक्र का देखेंगे तो 243 दिन में घूर्णन और परिक्रमण 224 दिन में, यानी कि सूरज का चक्कर पहले लगा लेता है और अपने जगह पर धीरे धीरे घूमता है, इसीलिए इसको कोढ़िया ग्रह, समझ ना, बहुत स्लो घूमने वाला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के दोनों का उपग्रह नहीं है। पृथ्वी देखेंगे तो पृथ्वी का जो अपने जगह पर घूमना कितने देर में होता है, तो 24 घंटा में, वही लिखा है 23 घंटा, लगभग 23.9 घंटा लिखा हुआ है, उसको मान सकते हैं पूरा 24 घंटा। ठीक है, और परिक्रमण कितना दिन में करता है, आप सभी को पता है 365 दिन 6 घंटा में करता है। ठीक है ना, तो वही 6 घंटा बाद में 4 साल में लीप ईयर हो जाता है, 6 घंटा जोड़ के 24 घंटा हो जाता है, तो बाद में लीप ईयर उसको कर दिया जाता है, जो कि 2024 में ये लीप ईयर है। अब पता करेंगे कैसे कि कोई लीप ईयर है, एक बार मैं अपने क्लास में बच्चों को बता चुका हूँ, आप सभी भी जान लीजिए कि लीप ईयर जानने का तरीका क्या है। उसको 4 से डिवाइड कीजिए, कोई भी साल, जैसे कि मान के चलो कि 2020 लिखा है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, अगर ये 4 से पूरा कट जाता है, इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है। जैसे अभी है 2024, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, ये 4 से पूरा कट जाता है, इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है। ठीक है कि नहीं,
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये 2024 जो है लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। उसी तरह मंगल का देखेंगे तो 24 घंटा भी अपने जगह पर भी घूम जाता है, लेकिन परिक्रमा करता है सूरज का 687 दिन। उसी तरह बृहस्पति का, शनि का, यूरेनस का, नेपच्यून का, यानी अरुण वरुण सबका दिया है। अब वीडियो पॉज कीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, दिमाग में लोड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलो, आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अनुसंधान खोजो उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची में से निकाल दिया गया, ठीक है। नीचे देखेंगे तो उल्का पिंड। अब ये उल्का पिंड क्या होता है? अभी जो बोले हैं, जो क्षुद्र ग्रह होता है, जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं ये कभी कभी पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं, पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इसको बोलते हैं उल्का, जब गिर जाता है तो बोलते हैं पिंड, यानी ये उसका नाम पूरा हो गया उल्का पिंड, ठीक है। आगे चलते आगे समझते हैं। ये देखो ध्रुव तारा की कहानी दे रहा है। अब ये ध्रुव तारा क्या है, और यहाँ एक बात लिखा हुआ है ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई जाता है। अब क्षितिज क्या होता है? मान के चलो कि हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ दिख रहा है ध्रुव तारा, ठीक है। और हम पृथ्वी से जब इस ध्रुव तारा को देख रहे हैं तो लगेगा कि काफी दूर है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाएगा ये और ऊपर उठते जाएगा और ऊपर उठते जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ध्रुव तारा, मतलब सॉरी क्षितिज बोलते हैं। अब क्षितिज के सिंपल भाषा में समझो कि आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी दिखने वाली आभासी दूरी। आभासी मतलब क्या? एग्जैक्ट दूरी तो मालूम नहीं चल रहा है, ये आकाश में दिख रहा है तारा और ये हमारी पृथ्वी, इसके बीच की जो दूरी है इसी को बोलते हैं क्षितिज, ठीक है। तो जब आप उस ध्रुव तारा की तरफ बढ़िएगा तो क्षितिज और ऊपर बढ़ते जाएगा, क्योंकि जैसे नजदीक जाएगा तो ध्रुव तारा और ऊपर दिखने लगेगा, और दूर रहिएगा ना तो ये नीचे दिखाई देगा, ठीक है। इसी को क्षितिज बोला जाता है। अब ये ध्रुव तारा होता क्या है? ध्रुव तारा से हम लोग को उत्तर दिशा का पता चलता है। पुराने समय में दिशा का नहीं पता चलता ना, तो उससे उत्तर दिशा का, नॉर्थ दिशा का पता चल जाता था ध्रुव तारा से, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि 12 होती है। क्या होती है भैया? राशि। अब राशियों की संख्या कितना? 12। सारे राशि का नाम दिया, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सी राशि है, ठीक है। आप लोग आपके जो किस राशि में आपका नाम आता है या आप किस राशि से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर नक्षत्रों की संख्या। यहाँ पर लिखा पृथ्वी के चारों ओर तारों का समूह है जिसे हम लोग, जिसकी संख्या 27 है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा नक्षत्र कितना है, तो याद रखिएगा 27 कितना 27। राशियाँ कितनी है, तो राशियाँ है 12, ठीक है। राशियाँ कितना है? 12 है। इसी 27 नक्षत्र को ही 12 कैटेगरी में बांट दिए गए, उसी को हम लोग राशि कहते हैं। अब ये नक्षत्र किसे कहते हैं? तो तारों का समूह है, ग्रुप है, इसी को नक्षत्र कहा जाता है, ठीक है। अब एक नक्षत्र को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 14 दिन लगता है। कितना लगता है भैया? 14 दिन लगता है। याद रखिएगा नक्षत्र को पार करने में पृथ्वी का समय कितना लगता है? 14 दिन लगता है। आगे आएंगे तो लिखा हुआ ये आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को, है ना, पूरे तारों के ग्रुप को, है ना, जिसमें लगभग असंख्य तारे हो जाएंगे, 100 अरब से भी ज्यादा तारे होंगे, उसको कहेंगे आकाशगंगा, ठीक है। अब यहाँ ऋषियों के नाम पर क्या रखा गया है? तारों के समूह का नाम रखा है। यहाँ सप्तर्षि तारा है। अब ये सप्तर्षि तारा क्या होता है? ऐसे 7 को तारा आप आसमान में कभी देखे होंगे, ऐसे दिखा होगा, ठीक है। ये है सप्तर्षि तारा, ऐसे डिजाइन बनाता है, ठीक है, चम्मच की तरह डिजाइन बनाता है, इसको बोलते हैं लोग सप्तर्षि तारा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखो, ये है सप्तर्षि तारा, ठीक है, ये है सप्तर्षि तारा। इसी सप्तर्षि तारा से देखेंगे तो ध्रुव तारा आपको इसी के सीधा दिखाई देगा, ध्रुव तारा, ठीक है, इसी ध्रुव तारा। अब यहाँ इसका नाम रखा गया, ठीक है ना। इसका नाम देखेंगे तो ऋतु, पुला, पुलुस्य, अत्रि, वरिष्ठ, अंगिरा और मरीचि, ये ऋषियों के नाम पर रखा, ऋषि मुनि के नाम पर रखा, ठीक है। उसी तरह इसको यूनानी ग्रंथ में भी नाम रखा गया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा नाम रखा गया। आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ऋतु और पुला जो है, यानी जो अभी 2 को बताया, इसे सीधे देखेंगे तो ध्रुव तारा मिल जाएगा, ठीक है, ध्रुव तारा मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आएंगे तो ये क्वेश्चन आंसर हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर का सीक्वेंस यहाँ से शुरू है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो लिखा हुआ राशियों की संख्या कितनी, ऊपर अभी बताया राशियों की संख्या 12 होती है। 12 राशियों का नाम आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। सूरज की आकृति कैसी होती है? तो सूरज की आकृति जो कैसा है, गोल है, ठीक है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूरज होता है। ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8, ठीक है, याद रखिएगा 8 ग्रह का नाम याद करा दिए। सप्तर्षि, यहाँ लिखा है कि सप्तर्षि ना कितने का नाम, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, ठीक है। पृथ्वी के बारे में जानना है, जो भी इसमें दिया होगा उसके बारे में, और इसकी गतियों के बारे में जानना है, क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, ठीक है। ऊपर में लिखा है हेडिंग में दिन और रात। अब सबसे पहले बताया कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि दिन और रात कैसे होता है, तो सूरज के पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन। अब कहेगा कि भाई घूर्णन मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जो ऐसे भी होंगे उनको पता नहीं वो घूर्णन मतलब क्या होता है। तो अपने जगह पर किसी भी, जैसे पृथ्वी को अपने जगह पर ऐसे ऐसे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। और सूरज के चक्कर लगाना परिक्रमण या परिभ्रमण कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पृथ्वी को घूमना। वही चीज़ मैं बता रहा था कि पृथ्वी घूमना क्या कहलाता है भैया? तो घूर्णन गति या दैनिक गति कहलाता है। घूर्णन गति या दैनिक गति। अब ये पृथ्वी जो अपने जगह पर घूम जाता है कितने देर में? तो 24 घंटा में। कितने देर में घूमता है बाबू? तो 24 घंटे में घूम जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का घूर्णन पूछेगा तो कितने देर में होता है? तो 24 घंटा में होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। अब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, ये मान के चलो हम लोग को पृथ्वी हो गया। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ना इसको बोलते हैं उत्तरी, उत्तर दिशा, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला क्षेत्र को सेम उसी तरह दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा को, काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं अक्ष, क्या बोलेंगे लोग, अक्ष। याद रखना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, क्योंकि ये धरती पर खींचा तो नहीं गया, ऐसा संभव थोड़ी है कि धरती पर लाइन खींच देंगे, है कि नहीं है। तो एक धरती का नमूना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं लोग। तो ग्लोब पर एक रेखा खींचा गया है, उसी को उसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं, मतलब कि सोच समझ के अपने मन से खींचा गया है, ठीक है। ये धरती पर एक्चुअली में नहीं है, एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल में ये नहीं है धरती पर, इसको ग्लोब पर खींचा गया, इसीलिए इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे उसमें लिखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली छड़ी या रेखा नहीं होती, यह एक काल्पनिक ग्लोब है। यानी वही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, उसको ग्लोब पर खींचा गया, मतलब ग्लोब पर खींचा गया, ये काल्पनिक रेखा जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और ये अपने अक्ष पर घूमते रहता है, पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर घूमते रहता है। और इसी को कहा जाता है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी हल्का सा झुका हुआ है, यानी कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, जो आगे आएगा कि पृथ्वी अपने, जैसे देख सकते हैं यहाँ लिखा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, समझ ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, देखो मान के चलो ये पृथ्वी हो गया, और ये सीधी रेखा होगी अक्ष रेखा। तो थोड़ी सी पृथ्वी जो है ना टेढ़ा है, ये अक्ष से हल्का सा टिल्ट है, इतना पर है हल्का सा, ठीक है। यानी अक्ष रेखा जो है यहाँ आना चाहिए, थोड़ी सी जो पृथ्वी जो है हल्का सा झुकी हुई है, कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, याद रखिएगा। पूछे क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे समझते हैं, है ना। अब यहाँ आते हैं, घूर्णन हो गया, उसके बाद परिक्रमण अभी मैंने बताया कि सूरज का चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमा कहलाता है। सूरज के चक्कर लगाना, ये पृथ्वी हो गया, और ये जब सूरज के ऐसे चक्कर लगाएगा तो इसको बोलेंगे परिक्रमा या परिभ्रमण कहेंगे, ठीक है। इसी को परिभ्रमण गति कहते हैं। अब जो पृथ्वी जो है इसका चक्कर कितना दिन में लगाता है, पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर कितना दिन में लगा लेता है, तो 365 दिन में लगाता है। एग्जैक्ट बोले तो 365 दिन 6 घंटा में, 365 दिन 6 घंटा में लगाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो होता है, ये मान के चलो ये सूरज हो गया, सूरज, तो इस पृथ्वी को, इस सूरज का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग जाता है, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। इसी को परिभ्रमण या परिक्रमा कहा जाता है, परिभ्रमण गति या परिक्रमा कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रह किसकी परिक्रमा करेंगे, सूरज का, यानी हमारे पृथ्वी भी ग्रह है, तो किसका परिक्रमा कर रहा है, सूरज की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि सूर्य की गति आभासी गति है। सूर्य की इस गति को आभासी गति, कौन सी गति को, देखो होता क्या है, जैसे कि ये सूरज है, ठीक है, सूरज निकला हुआ है, ठीक है ना, क्या है, सूरज निकला हुआ है, ठीक है ना, सूरज निकला हुआ है। अगर आप देखते होंगे, यहाँ मान के चलो कि हम लोग का ये सूरज हो गया, ठीक है, और ये सूरज जो है, और यहाँ हम लोग का पृथ्वी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सूरज जो है ना ऐसे आ रहा है और ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब सूरज आके ऐसे डूब रहा है, फिर उगता है, फिर सूरज उगता है, ठीक है। तो लगता है कि जैसे सूरज चक्कर लगा रहा है किसका, धरती का, तो ऐसा नहीं होता है, सूरज चक्कर नहीं लगाता है, जबकि पृथ्वी जो है चक्कर लगाते रहता है किसका, है ना, सूरज का परिक्रमा करता है। और ये हम लोग ऐसे आते क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है कि पृथ्वी अपने जगह पर ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है, जैसे घूर्णन करते रहता है। तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण सूरज जो है हम लोग को आते हुए जाते हुए दिखते रहता है, आते हुए जाते हुए दिखते रहता है, ठीक है। यानी पूरब की तरफ से आता है, पश्चिम की तरफ जाता है, फिर पूरब की तरफ से आता है, पश्चिम की तरफ जाता है। तो ये किस कारण से दिखता है हम लोग को, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं दिखता है, पृथ्वी घूम रही है इसीलिए सूरज आते जाते दिखते रहता है। इसी को कहा जाता है काल्पनिक या आभासी गति। क्या कहा जाता है, तो सूरज की इसी को आभासी गति, मतलब आभास होता है कि सूरज आ रहा है, जबकि सूरज नहीं आता है। सूरज तो चक्कर लगाता है वो आकाशगंगा का, ठीक है, सूरज अपने जगह पर स्थिर है, वो आकाशगंगा चक्कर लगाएगा, ठीक है। लेकिन पृथ्वी जो है ना ये गोल गोल घूमते रहता है ना, इसीलिए हम लोग को लगता है कि सूरज वो आ रहा है इधर, ठीक है। पृथ्वी देखो, पृथ्वी मान के चलो कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो सूरज लगेगा कि इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, समझ गया ना। इसी को आभासी गति या काल्पनिक गति कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। अब ये 6 महीने दिन और 6 महीने रात का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है ध्रुवों पर लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। आखिर इसका कारण क्या है, एक छोटा सा इस थ्योरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, ये हम लोग का मान लो कि चलो पृथ्वी हो गया, और इसके बीच बीच की रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपर में होती है कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा, कितना, तो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क, ना क्या बोलेंगे, कर्क, और नीचे वाले को बोलेंगे मकर, ठीक है, मकर रेखा बोलेंगे, और बीच वाले को विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। अब सूरज जो होता है ना, सूरज
दिसंबर के समय में मकर रेखा पर रहता है। कहाँ रहता है भैया? दिसंबर के समय में मकर रेखा पर रहता है। और भारत जो है ना यहाँ कर्क रेखा पे है, ठीक है। तो दिसंबर के समय में सूरज कहाँ है? यहाँ पे है। तो सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पड़ेगा, उसके बाद यहाँ हम लोग के भारत के साइड में पड़ेगा, यानी कर्क रेखा पड़ेगा। तो थोड़ा सा सूरज की रोशनी तिरछा पड़ेगा, तो उसकी गर्मी कम हो जाएगी। अब यहाँ है ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के पास जाने में सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना, बहुत दूर हो जाएगा, तो इसका पहुंच ही नहीं पाएगा। अब जो होता है कि दिसंबर का बाद, ये 3 महीने बाद, राइट, 3 महीने बाद जोड़ो, दिसंबर का बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाता है। कहाँ पे? यहाँ पर विषुवत रेखा पर आ जाता है सूरज। कहाँ आ जाता है? मार्च में विषुवत रेखा पर सूरज आता है। मार्च के फिर 3 महीने आगे बढ़ो, अप्रैल, मई, जून में आ जाता है। कहाँ? यहाँ कर्क रेखा पर। इसी वजह से जून में हम लोग को भयानक यहाँ पर गर्मी पड़ता है। फिर वापस सूरज लौटता है, और लौटता है यहाँ पर आता है। कहाँ पर? फिर से वापस विषुवत रेखा पर आता है। कब? फिर जून से 3 महीने आगे बढ़ो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर में यहाँ आ जाता है। अब इस प्रक्रिया में देखो, जब कर्क रेखा पर सूरज आ रहा है, यानी कर्क रेखा पर जब सूरज की रोशनी तब तेज पड़ रही है, तो उस स्थिति में विषुवत रेखा, दक्षिणी ध्रुव पर लाइट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ तक आने में कितना महीना लग जाएगा? देखो, 3 महीना यहाँ पर विषुवत रेखा पर और 3 महीना मकर रेखा पर, तब जाके यहाँ लाइट मिलेगा। तो कितना लग गया? 6 महीना। यही कारण है कि यहाँ 6 महीना रात रहता है। और सेम उसी तरह जब दिसंबर में सूरज जो रहता है मकर रेखा पर, तो उत्तरी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती है। पहुँचेगा कब? 6 महीना बाद, समझ ना। इसी कारण से उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में 6 महीना दिन और 6 महीना रात की समय लग जाता है। ये चीज़ें जो है ना, इसको इतना शॉर्टकट में समझा पाना संभव नहीं। अगर आप इसके बारे में पहले से पढ़े होंगे, और हमारे क्लास के बच्चे जो होंगे, अगर आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नया जो बच्चा होगा ना, इसको थोड़ी समझने में मुश्किल होगा। उसके लिए मैं एक स्पेशल ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, जिसमें है ना मैं बता चुका हूँ कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या मकर रेखा, कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी कब आती है, कब जाती है, उसमें बड़ा दिन और छोटा दिन के बारे में पूरी डिटेल समझाया गया। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ 21 जून को सूरज जो होता है, 21 जून को पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी होने के कारण पृथ्वी सीधी रेखा, विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा पड़ती है। अब यहाँ 21 जून लिखा है ना, बस इतना याद रखो। 21 जून में भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है ना, मतलब भारत क्या है, उस कर्क रेखा पर जो भी देश पड़ेगा, तो कर्क रेखा भारत भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस समय सबसे बड़ी दिन होगा, क्या होगा? बड़ा दिन, क्योंकि सूरज वहां पर एकदम कड़कड़ा के पड़ेगा, तो बड़ा दिन होगा ही, ठीक है। जो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ 22 दिसंबर को है ना, मकर रेखा पर सूरज की रोशनी पड़ता है, और भारत में ठंडा रहता है उस समय, ठीक है ना। मकर रेखा पर जो देश है वो देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 22 दिसंबर को हम लोग के भारत में क्या होगा? छोटा दिन होगा। क्या होगा? छोटा दिन, ठीक है। और 21 जून को बड़ा दिन, ठीक है। 21 जून को क्या होगा? बड़ा दिन होगा, ठीक है। तो वही दिन भी छोटा होता है, यही यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। और 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 डेट जो बोला है कि विषुवत रेखा पर 2 बार सूरज आता है, तो 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात उस समय बराबर होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूरज की रोशनी पड़ती है। जब विषुवत रेखा पड़ेगा तो दिन और रात बराबर जाहिर हो जाएगा। ऐसे कि मान के चलो, कर्क रेखा और मकर रेखा से इसके बीच में बराबर की दूरी है, बीच की रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा, यहाँ कर्क, ये मकर, बीच वाली विषुवत रेखा। तो जब विषुवत रेखा पर सूरज की रोशनी पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ का दिन और रात एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी को बोला जाता है समदिवारात्रि। तब क्वेश्चन पूछेगा समदिवारात्रि कब होता है? 21 मार्च 23 सितंबर को, भैया 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है। और 21 जून को बड़ा दिन होता है भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। उस समय कर्क रेखा पर सीधी रोशनी पड़ती रहती है। आगे चलो, यही यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पर ये कर्क रेखा पर रोशनी पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मकर रेखा पड़ रहा है, बीच में विषुवत रेखा पड़ रहा है। तो विषुवत रेखा में 2 बार पड़ता है, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। और वही कर्क रेखा कब पड़ता है सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा? तो 21 जून को पड़ता है। कब पड़ता है? 21 जून को। और मकर रेखा पर कब पड़ता है? तो 22 दिसंबर को, याद रखिएगा, ठीक है। इस दिन भारत में सबसे बड़ा दिन, ठीक है। और ये 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात हो जाएगी भारत के लिए। भारत के लिए बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी रात हो जाएगी, क्योंकि बहुत दूर रहता है। अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ें जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते, ध्यान से देखो। ये कटिबंध के बारे में बताया गया। कटिबंध क्या होता है, अब इसको समझने की कोशिश करते है ना। जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, ये सारी कटिबंधों के बारे में एक एक करके समझते हैं। उष्ण कटिबंध क्या होता है? मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो अभी बोले कि सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर 2 बार आता है। 2 बार का मतलब क्या होता है? लगभग 6 महीने तक यहीं पर सूरज की रोशनी घूमते रहता है ज़्यादा। तो गर्मी इस एरिया में ज़्यादा पड़ेगा। इस एरिया को नाम रख देंगे उष्ण कटिबंध। क्या नाम रख देंगे? उष्ण कटिबंध। और देखिए कि यहाँ 3 महीने यहाँ पर रोशनी रह रहा था और 3 महीने यहाँ रह रहा था, तो इसका नाम रह गया उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध, है ना। समशीतोष्ण मतलब क्या होता है ना, मतलब शीत भी रहेगा और उष्ण भी रहेगा, उसी को बोला जाता है शीतोष्ण। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण। शीत जोड़ उष्ण, मतलब हल्का ठंडा हल्का गर्मी दोनों पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे सबसे ऊपर में, तो शीत कटिबंध। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ भी बोले कि 6 महीना दिन रहता है तो 6 महीना रात रहता है, मतलब पूरी तरह से अंधेरे एरिया रहता है, ठीक है। तो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। तो दोनों एरिया जो होता है ये क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। क्या हो जाएगा भैया? शीत कटिबंध हो जाएगा, ठीक है।
तो कितने कटिबंध बांटा गया, पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद से शीत कटिबंध, ठीक है। तो विषुवत रेखा में 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर 23.5 डिग्री नीचे तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के जो कटिबंध है उसको उष्ण कटिबंध, उसके ऊपर वाला है शीतोष्ण कटिबंध और सबसे ऊपर यानी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को शीत कटिबंध कहा जाता है। उसी के बारे में डिटेल से समझाने की कोशिश किया। यहाँ शीतोष्ण कटिबंध दिया गया है, ऊपर उष्ण कटिबंध था, यहाँ शीत कटिबंध है। तीनों कटिबंध के बारे में डिटेल से समझाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। तब आ जाता है हम लोग क्वेश्चन आंसर। पहली क्वेश्चन आंसर देखेंगे, समद्विरात्रि। अभी जैसे मैंने बोला कि समद्विरात्रि कब होता है, तो 21 मार्च 23 सितंबर कब होता है। 21 समद्वि मतलब समान दिन और रात, जब उसी समय विषुवत रेखा पर जब सूरज की रोशनी पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये भारत के लिए पूछ रहा है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को। कब हो जाएगा, 21 जून को, ठीक है। 21 जून को और 22 दिसंबर होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। शीतोष्ण कटिबंध में, अब ये कह रहा है शीतोष्ण मतलब क्या होता है, शीत और उष्ण दोनों है, यानी शीत जोड़ उष्ण दोनों है। इसका मतलब ठंडा और गर्मी दोनों पड़ेगा। तो कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, नहीं, कम गर्मी पड़ती है, नहीं, बहुत बरसाती होती है, अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है ना, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, कम गर्मी पड़ती है। यहाँ अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है, अधिक ठंड नहीं पड़ेगा ना, बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण में कम गर्मी हो जाएगा, कम गर्मी, यही वाला हो जाएगा, कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है और दोनों मिला के मिक्स होता है, कम गर्मी हो जाएगा। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ेगा उसको तो उष्ण कटिबंध बोलेगा, ठीक है। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, बड़ा है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे, तो चंद्रमा पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। उसके बाद एल्विन एल्ड्रिन थे। राकेश शर्मा तो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे, जो भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, लिखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अभी पढ़े लोग, अक्ष बोलते हैं लोग, ठीक है। पृथ्वी की डैश गतियों के कारण दिन और रात होता है, किस गति कारण, घूर्णन गति कारण, ठीक है। घूर्णन गति कारण क्या होगा, दिन और रात होगा। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर क्या पड़ती है, सालों भर सीधी पड़ती है। विषुवत प्रदेश में तो साल भर मतलब साल भर में 6 महीना सीधा पड़ता है और 6 महीना तिरछा पड़ता है, ठीक है। तो अब ये पूछेगा सालों भर है ना अधिक पड़ती है, हो सकता है पृथ्वी के डैश से डैश की ओर घूमता है। पृथ्वी जो होता है किधर से किधर घूमता है, तो याद रखना, सूरज जिधर से निकलता है और उल्टा जिधर जाता है उससे उल्टा पृथ्वी घूमता है। यानी सूरज अगर पूरब से निकलता है पश्चिम की तरफ जाता है, इसका मतलब है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा, इसीलिए हम लोग को सूरज उल्टा हुआ दिखता है, ठीक है। अब ये रह गया क्वेश्चन आंसर। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर जो है, जो इसको डिटेल में जैसे समझाए हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको पूरे क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं। पृथ्वी का परिमंडल, अब पृथ्वी का परिमंडल मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आएंगे तो सबसे पहले नीचे देखेंगे तो ये है एक तालाब का फोटो वगैरह बना है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है जलमंडल। क्या लिखा हुआ है, जलमंडल। अब जलमंडल मतलब क्या होता है ना, पृथ्वी पर जिन जिन क्षेत्रों में पानी मौजूद है उस क्षेत्र को जलमंडल कहा जाएगा, ये जलमंडल कहा जाएगा, ठीक है। जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, सागर हो गया, झील झरना हो गया, जो भी हो गया, तो ये सारे जलमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो एक चीज लिखा हुआ है, महासागरों का नाम लिखा हुआ क्या कि ना पृथ्वी पर 4 बड़े जल भाग है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। 5 महासागर, 4 महासागर दिया, एक नीचे वाले महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और एक दक्षिणी महासागर, याद रखिएगा 5 महासागर, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में 5 महासागर भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते तो ये लिखा हुआ जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं, तो भैया वही बोले कि पृथ्वी पर जितने क्षेत्र में पानी घिरा हुआ है उसी को हम लोग जलमंडल बोलेंगे। अब कितना पानी घिरा हुआ है, तो याद रखिए 71% पानी है। पूछेगा पूरे पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी है, तो 71% पानी। यहाँ देखेंगे मैप में तो आपको समझ आ रहा होगा कि देख सकते हैं ये पूरा पानी पानी है, सब पानी पानी है। तो जब पूरे धरती पर पानी कितना है भैया, तो 71% है। कितना, याद रखिए 71%। तो बच कितना गया, 29% बच गया, जो क्या है जमीन के रूप में है, ठीक है, स्थल के रूप में है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है कि वर्ष 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करते हैं और वो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उनसे पूछती हैं कि हमारा भारत जो है कैसा दिखाई दे रहा है, तो राकेश शर्मा कहे कि नीला दिख रहा है, ठीक है, नीली दिख रहा है, ठीक है। और एक और वर्ड बोले थे, सारे जंग से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। और उस समय पूछ देगा कि राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गया थे तो उस समय भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। सॉरी ना, कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो अब ये जो है राकेश शर्मा
है ना। अब क्या बोलते हैं, तो नीले कलर का बोलते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है दिख रहा है, किस कारण से दिख रहा है नीला कलर, तो ये समुद्र के रंग जो होता है इसके परिवर्तन के कारण दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ एरोनॉटिक्स क्लब। अब सिंपल समझो कि एरोनॉटिक्स क्लब मतलब होता क्या है, वह स्थान जहाँ पर गुब्बारा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ान संचालित होती है। मतलब जहाँ ये अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जैसे कि गुब्बारा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ान वाला संचालित किया जाता है, उसी को एरोनॉटिक्स क्लब कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है स्थल मंडल। अब वही बात हो गई कि जो जमीन वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, स्थल मंडल का। मिट्टी का वो ऊपरी ठोस भाग जिसे मिट्टी, कंकड़, पृथ्वी, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, उसे क्या बोलेंगे, स्थल मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, तो वो स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ एक लिखा हुआ है जल संधि। जल संधि मतलब क्या होता है, देखो ये जो बीच के जो जगह दिख रहा है, इधर का पानी इधर आएगा और इधर का पानी उधर जाएगा, इसी के बीच वाले रास्ते को बोलते हैं जल संधि। यानी इस जल को इस जल से, इस जल को इस जल से क्या करा, संधि करा रहा है, किस रास्ते से, बीच के रास्ते से, ठीक है। इसका नाम है पनामा जल संधि। क्या नाम है, पनामा जल संधि, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के, ये अटलांटिक महासागर हो गया और ये प्रशांत महासागर की, इन दोनों के पानी को मिला रहा है, ठीक है। और ना जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, इसको है ना, तो ये जल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, जल संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जल संधि। और यहाँ लिखा है स्थल संधि। स्थल संधि मतलब क्या होता है ना, जैसे मान के चलो ये देश खत्म हो रहा है, जैसे ये देश खत्म हो रहा है और बीच में ये पतला सा रास्ता जो इस देश को अगर जोड़ दे, है ना, ये बीच में पतला सा रास्ता जो दूसरे देश को जोड़ दे, ये दूसरे महादेश को जोड़ दे, उस संधि को बोलते हैं हम लोग स्थल संधि, ठीक है। तो स्थल का वो संकरा भाग जो दो बड़े भागों के खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको स्थल संधि बोलेंगे। और जल संधि मतलब दो जलों को एक साथ जोड़ने की जो संधि होती है उसको जल संधि बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ लिखेंगे कि हवा में उड़ने वाला पक्षी को क्या बोलते हैं, नभचर बोलते हैं। याद रखिएगा, हवा में उड़ने वाले पक्षी को नभचर कहा जाता है। क्या कहता है, नभचर। आगे देखेंगे तो वायुमंडल, हवा में जो हमारी पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ हवा से घिरा हुआ है, इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है, तो 78% है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है लगभग 20.99 यानी लगभग 21% है, ठीक है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा। अभी बोले कि पृथ्वी के जो होता है, पृथ्वी के 5 लेयरों में बांटा गया। इसे प्रत्येक लेयर का नाम है, प्रत्येक लेयर का नाम क्या है, तो पहले लेयर का नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है भैया, तो क्षोभ मंडल। क्या नाम है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, पहले लेयर का नाम क्षोभ मंडल। ये जो है 8 से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर। उसके बाद है समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल जो है समताप मंडल है 18 का बाद जो है समताप मंडल शुरू हो जाता है। और उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है ना, मध्य मंडल आ जाता है, बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। उसके बाद होता है आयन मंडल। आयन मंडल के बाद लास्ट में हो जाता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को बरही मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वायुमंडल कितने परतें हैं, तो 5 परतें वायुमंडल की, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके बारे में बहुत डिटेल से मैं समझाया कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है, समताप मंडल में हवाई जहाज वगैरह उड़ा सकते हैं, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। मध्य मंडल जो होता है ठंडा होता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगे इसमें छोड़ा जाता है। और बरही मंडल जो होता है सबसे बाहरी भाग के मंडल को कहा जाता है बरही मंडल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर उसका लिंक देने की कोशिश करूँगा, है ना, आप जाकर उसको वीडियो पूरा देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल से सारे मंडल को समझाया गया, ठीक है। आगे आते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ लिखा है जैव मंडल। अब देखो ध्यान से, ये हो गया मान के चलो ये वायुमंडल हो गया, ठीक है। और ये मान के चलो कि हो गया जल मंडल हो गया, ठीक है। और ये मान के चलो हो गया क्या, स्थल मंडल, ठीक है। और ये तीनों में ये जगह क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो वैसा जगह जहाँ वायुमंडल हो, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों मौजूद हो, तो वो मनुष्य के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए जीने योग्य वो जमीन बढ़िया है, तो उसको बोलेंगे जैव मंडल। यानी जैव के लिए वो एरिया क्या है, जैव मंडल है, ठीक है। जैव को जिंदा होने के लिए, रहने के लिए अपने समझ रहे ना। आगे चलते हैं, अब आते हैं इसका क्वेश्चन आंसर पर, अभ्यास क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा था। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन पनपता है, तो जीवन कहाँ पर भैया, तो जीवन पनपता है जैव मंडल पर। कहाँ, जैव मंडल पर, जहाँ ये तीनों रहे। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, जो 1984 में गए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थे, ठीक है। जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो अभी बोले कि जल डमरू मध्य हो या जल संधि हो, वो किसको जोड़ेगा, तो 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। उसका देखेंगे समताप होता है। समताप मंडल क्या होता है, तो ये समताप मंडल जल मंडल है, नहीं है ना, स्थल मंडल है, नहीं है, वायुमंडल है। समताप मंडल क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। अब ये स्थल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्थल संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थल संधि, ठीक है, जो 2 स्थलों को जोड़ेगा। पानी का वो संकरा भाग हो जाएगा, तो जो 2 बड़े जल राशि जोड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जल संधि। क्या बोलेंगे, जल संधि,
चल संधि बोलेंगे। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ क्या है, जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर ना हवा है ना पानी, तो जीवन कैसे संभव है। प्रमुख स्थल रूप के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हेडिंग लिखा हुआ सोन नदी, तो सोन नदी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जब नाम लिखा हुआ है सोन नदी जानना जरूरी है, खासकर अब बिहार के स्टूडेंट है तो बिहार में याद रखिएगा। बीचों बीच से निकली है गंगा नदी और नीचे से आके मिलती है सोन नदी। और सोन नदी आती कहाँ से, तो यहाँ एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। क्या नाम है, अमरकंटक की पहाड़ी। वहीं से निकल के नदी आती है जो गंगा नदी में आकर मिलती है, ठीक है, सोन नदी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है एक वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण जिला में है। कहाँ है भैया, पश्चिमी चंपारण जिला है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, बाघ के लिए। बाघ, यहाँ पर बाघ को संरक्षित रखा जाता है। बाघ संरक्षण के लिए ये फेमस जगह है वाल्मीकि नगर। याद रखिएगा, पूछेगा है ना, बाघ अभयारण्य बिहार में कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में, ठीक है ना। और यहाँ एक और नाम आ गया राजगीर। क्या आ गया, राजगीर। तो राजगीर से क्या क्या याद रखिएगा, तो राजगीर से याद रखिएगा आप सभी को कि सबसे शुरुआत समय में मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी, जिसको पुराना नाम गिरिब्रज भी बोला जाता है। क्या है, गिरिब्रज, ठीक है ना। और राजगीर में गर्म कुंड है। गर्म कुंड क्या मतलब, वहाँ पानी जो होता है ना, गर्म गर्म पानी निकलता है ठंडा के दिन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म कुंड है राजगीर में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, राजगीर की पहाड़ियाँ भी है और साथ ही साथ मगध की प्रथम राजधानी भी थी, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है जमुई। क्या लिखा हुआ है, जमुई। तो जमुई से याद रखिएगा, जमुई में क्या है ना, बिहार का सोना जो है सबसे ज़्यादा सोना कहीं मिलता है तो जमुई से। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सोना जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलने वाला है जमुई से, ठीक है। तो पूछेगा सोना सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ से मिलता है, तो जमुई से। यहाँ एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। ऐसे जो ऐसे मतलब त्रिभुज टाइप का निकला हुआ है ना, ये कोन टाइप का, तो कोन वाला को बोला है पहाड़। और ऐसे बराबर हो गया तो पठार, और नीचे धंस के ऐसे प्लेन आ गया तो मैदानी भाग, और वो और धंस गया तो ये क्या हो गया, ये सागर हो गया। मतलब कहना क्या चाहता है, ये हो गया मान के चलो जमीन। जमीन ही क्या होता है ना कि जब ऊपर उठ जाए, जमीन ऊपर उठ के ऊपर बराबर हो जाती है, इसको बोलेंगे पठार। और यही अगर जमीन ऊपर उठा और उठ के एकदम तिरछा ऐसे बन गया तो इसको बोलेंगे पहाड़ या पर्वत, पहाड़ या पर्वत। अब पहाड़ या पर्वत में अंतर क्या है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि पहाड़ किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। तो अमूमन मान के चलो, है ना, मतलब ऐसे तिरछा जो है इसी को पहाड़ और पर्वत बोला जाएगा। बस अंतर क्या होता है पहाड़ और पर्वत में, पहाड़ उसको बोलते हैं जो 900, है ना, 900 मीटर से बड़ा हो उसको बोलेंगे पर्वत। क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। और 900 मीटर से छोटा हो, यानी लगभग मान के चलते 1 किलोमीटर, लगभग क्या मान लो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो पर्वत बोलेंगे, और 1 किलोमीटर से छोटा है तो उसको पहाड़ बोलेंगे। और कितनों बड़ा हो, चाहे 1 किलोमीटर से बड़ा हो चाहे 2 किलोमीटर बड़ा हो, लेकिन ऊपर जाके बराबर हो गया है, कैसे, इस तरह बराबर हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, पठार बोलेंगे, ठीक है, समझ आगे। अब जो बराबर भाग रहा था उसको तो मैदानी भाग बोलते हैं, इसको आपको पता ही होना चाहिए। जो बराबर है उसको मैदानी भाग बोलेंगे, और जो मैदानी भाग से भी नीचे धंसा हुआ उसको सागर बोलेंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश किया। आगे आइए, आगे समझते हैं, है ना। इस पेज में कुछ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी कहानी दिया गया है, कहानी बात हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो बिहार की खाना के बारे में दिया है, फेमस है बिहार के जो खाने कौन है, भात रोटी। भात मतलब क्या होता है, चावल, है ना। भात रोटी दाल सब्जी दूध दही चूड़ा सत्तू। सत्तू भी हम लोग बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। उसके बाद से चना, चना भिगो के खाने के लिए भी यहाँ पर चलन बहुत ज़्यादा है ना। अब आगे चलेंगे तो प्रायः चीनी और नीचे और समतल भूमि प्रदेश मैदान कहलाता है। नीची और समतल भूमि, नीची मतलब क्या मतलब जो नीचे है, यानी ये पहाड़ से नीचे जो हो गया या पठार से जो नीचे वाला भाग हो गया। और समतल, दूसरा कि एक नीचे है दूसरा बराबर है, उसको क्या बोलेंगे, मैदानी भाग बोलेंगे। और उस पर खेती हो पाएगा, समतल भूमि रहेगा, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ दिया है मैदानी भाग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैदानी भाग 3 प्रकार है। क्या भैया, तो मैदानी भाग के 3 प्रकार है। पहला प्रकार क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैदानी भाग के 3 प्रकार, एक एक करके प्रकार को तीनों प्रकार समझेंगे। पहले प्रकार का नाम लिखा है अपर्दन मूलक प्रकार, अपर्दन मूलक मैदान, ठीक है। अपर्दन मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। अपर्दन मतलब क्या होता है, टूटना, है ना, कटना या बर्बाद होना, सिंपल समझो। मिट्टी टूट कट के या किसी भी कारण से, है ना, मान के चलो यहाँ मिट्टी है, ये टूट के कट के एक नया मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपर्दन की क्रिया। मतलब मिट्टी की टूट फूट के, है ना, उसकी नया रूप से तैयार होना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और वैसी जो मैदान बनता है उसको बोलते हैं अपर्दन मूलक मैदान। तो वैसा कौन सा मैदान बना है, तो वैसा कौन सा मैदान बना है तो याद रखिएगा, फिनलैंड का मैदान है और उत्तर यूरोप, है ना, उत्तर यूरोप, फिनलैंड और कनाडा, ये 3 क्षेत्र जो है क्या है, अपर्दन मूलक मैदान के उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि फिनलैंड का मैदान जो है निम्न में से कौन सा मैदान का उदाहरण है, तो अपर्दन मूलक मैदान है। तो याद रखिएगा, अपर्दन मतलब क्या होता है, टूटना फूटना, ठीक है। तो ये टूट फूट के कोई मैदान बना हुआ है, तो कौन सा मैदान बना हुआ है, कौन सा फील्ड बना हुआ है, तो ये फील्ड बना हुआ है कौन सा, तो ये बना फिनलैंड का फील्ड, ठीक है। आगे चलते हैं,
मूलक मैदान, निक्षेपण। अब निक्षेप मतलब क्या होता है? निक्षेप मतलब क्या होता है कि नदियों द्वारा, हिमानी मतलब बर्फ द्वारा, वायु द्वारा, सागर तटियों द्वारा एक मैदान बन जाता है। मतलब क्या होता है कि नदियों द्वारा मिट्टी ला के यहाँ जमा कर दिया गया, या हवा बर्फ द्वारा आके यहाँ पर कुछ जमा हो गया, मिट्टी का समतल जमीन बन गया, या हवा द्वारा बन गया। तो निक्षेप से मतलब ला के यहाँ पर कचरा जमा हो गया। कचरा कहने का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगहों से कोई पदार्थ आते रहता है, तो उसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो निक्षेप द्वारा यहाँ पर अगर मिट्टी की जमा हो रही है, वैसे मिट्टी जमा के बाद यहाँ मैदान बन रहा है, तो उस मैदान को हम लोग क्या बोलेंगे? उस मैदान को बोला जाएगा, है ना, निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान, ठीक है ना। अब इस तरह का मैदानी भाग कौन सा है? तो केरल का। केरल का आप लोग मालूम है कि केरल जो है हम लोग भारत के यहाँ तटीय भाग में है, और यहाँ बार बार बारिश के पानी से भी और तटीय प्रदेश होने के कारण यहाँ समुद्र के पानी से भी यहाँ का मिट्टी बार बार हटते रहता है। तो यहाँ मिट्टी क्या हो रही है? बार बार निक्षेप होती रहती है, ठीक है ना, निक्षेप होती रहती है। तो इसीलिए केरल का ये तटीय मैदान हो जाएगा। उसी तरह से हंगरी का, तो क्वेश्चन पूछेगा केरल के तटीय मैदान किससे संबंधित है ना? तो हंगरी के मैदान संबंधित है, और ये दोनों कौन सा मैदान कहलाता है? तो निक्षेपक मूलक मैदान कहलाता है, ठीक है, निक्षेप द्वारा बनता है। तीसरा दिया हुआ है रचनात्मक मैदान। रचनात्मक मतलब क्या होता है? जिसकी रचना हो रही है। अब रचना कैसी होगी? मान चलो कि, है ना, रचना कैसी होगी? तो निर्माण जो होता है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से द्वारा हुआ। जैसे मान चलो कि यहाँ ये है, चाहे ये मान चलो कि पहाड़ी है, ठीक है। अब नीचे से भूकंप आया, पहाड़ टूट के धंस के ऐसे बराबर हो गया, क्या बन गया? मिट्टी बन गया। तो ये क्या बोलेंगे? रचनात्मक मैदान बोलेंगे, क्योंकि इसकी रचना हुई, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर हलचल होने के कारण इसकी रचना हो गई। या मान चलो यहाँ पठारी भाग है और ये टूट गया, पठारी भाग टूट के ये पूरी तरह से धंस के मैदानी भाग बन गया, ठीक है। तो क्या हुई? इसकी रचना हुई। तब इस तरह की रचना किसकी हुई है? तो अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान, उत्तरी अमेरिका के क्या मध्यवर्ती मैदान। उत्तरी अमेरिका यहाँ देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका हम लोग का है ना, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है। तो ये उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान के बारे में कह रहा है कि इसकी जो निर्माण हुई थी कैसे हुई है? रचनात्मक मैदानों से निर्माण हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब के असम तक फैली हुई है। यानी भारत में अगर पूछा जाए, है ना, तो मैदानी भाग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वही बात कर रहा है। तो यहाँ पंजाब से लेकर असम तक ये पूरी जो एरिया है ये मैदानी भाग है। क्या है भैया? ये मैदानी भाग है पूरा एरिया, ठीक है। ये पूरी भाग मैदानी भाग है, ठीक है। और ये सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान कहलाते हैं। अब ये सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान क्यों कहलाते हैं? यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप सभी नदी के बारे में पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से एक नदी निकलती है, ये जगह है मानसरोवर झील, यहाँ से निकलती है ये सिंधु नदी, और यहीं से निकलती है एक सतलज नदी, ठीक है। और यहाँ से निकलती है एक जिसका नाम है गंगा नदी, और ये होते हुए बंगाल खाड़ी में आके गिर जाती है। तो इनके द्वारा यहाँ मैदानी भाग बना, और यहाँ मैदानी भाग बना, और यहाँ। तो ये सभी मैदानी भाग किन किन नदी द्वारा बन रहा है? गंगा के द्वारा, है ना, और सतलज द्वारा, और सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। ब्रह्मपुत्र एक नदी जो छूट गया, वो ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा, वही मानसरोवर झील से इधर से होकर आसाम की तरफ से आती है, उसी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो इन सभी नदियों के द्वारा मैदानी भाग जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो भारत का विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखेंगे तो पठार के बारे में दिया है। पठार की ऊंचाई, है ना, कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक। अभी बोले कि पठार की ऊंचाई मीटर वाला हो या 1000 मीटर, कितना बड़ा हो, लेकिन बस ऊपर जाकर बराबर हो गया। ऊपर जाकर क्या हो गया? बराबर हो गया, बस इतना समझो, ऊपर जाकर बराबर हो गया तो वो पठार कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ नाम लिखा है दक्कन के पठार, छोटा नागपुर के पठार, तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है, और पामीर के पठार संसार का छत है। याद रखिएगा, देखो यहाँ मैप के हिसाब से बताते हैं, है ना, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये पूरी तिब्बत के पठार वाला एरिया है, ठीक है। और यहाँ से एक और पहाड़ मिलता है, इस पहाड़ का नाम है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। और ये जो एरिया है ना सबसे ऊंचा है, तो इसको कहा जाता है दुनिया का मतलब छत, ये संसार का छत, समझ ना। ये कौन सा पठार है? तो पामीर का पठार है। और ये पूरा जो पठार है ना, ये पूरा पठार तिब्बत का पठार है, क्योंकि पूरा तिब्बत एरिया ही पठारी भाग था, ठीक है, समझ ना। अब ये कह रहा है क्या कि दक्कन का पठार इस साइड एरिया में है, दक्कन का पठार, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार इस साइड एरिया में यहीं पर है। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड वगैरह एरिया में ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब पर्वत के बारे में दिया। पर्वत अभी मैंने क्या बताया कि ये बराबर मैदानी भाग है, और ये ऐसे उठ गया तो ये क्या हो गया? पहाड़ या पर्वत। अब ऐसे भी ये भी पहाड़ या पर्वत। अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन पहाड़ है कौन पर्वत है? अगर ये 900 मीटर से छोटा है या 1 किलोमीटर से छोटा है तो पहाड़, और उससे बड़ा है यानी 1 किलोमीटर से बड़ा है तो पर्वत। सिंपल बात है कि नहीं है? अब उसी परंतु वो पर्वतों की श्रृंखला को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलो कि, है ना, हुआ क्या कि यहाँ पर मान के चलो कि ये पहाड़ ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे पहाड़ बना है, फिर यहाँ पर ये पहाड़ बना, ये पहाड़ बना, फिर ये लगातार ऐसे पहाड़ है, ये सब पहाड़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे? पर्वत की श्रृंखला बोलेंगे। मतलब श्रृंखला मतलब एक चैन बना हुआ लंबा सा पर्वत, ढेर सारा पर्वत है, ठीक है।
अब नीचे देखेंगे लिखा हुआ भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है, कई नदियां निकलती है। तो देखो ऊपर में क्या होता है ना कि ऐसे भी आसमान में जितना ऊपर जाइएगा ठंडा बढ़ते जाएगा। कारण क्या होता है 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। क्या होता है घट जाता है, यानी ऊपर जाने पर ठंडा ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि पर्वत जो होता है वो तो 1 किलोमीटर से ऊंचा होता है, तब जाकर उसको पर्वत बोलेंगे। हिमालय पर्वत तो 8,848 मीटर है, ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक है। 8 मतलब 8,800 मतलब लगभग हो गया 9 किलोमीटर इतना है। तो समझो वहाँ तापमान कितना मतलब कम होगा। 165 मीटर पर जब 1 डिग्री सेल्सियस घट जा रहा है तो उतना ऊपर जाने के बाद कितना घट जाएगा, है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि अब ऊपर एरिया जो होता है ना पूरी तरह से बर्फ रहता है, वो कभी कभार क्या होता है सूरज की गर्मी से पिघल के नीचे आता है, तो जो नदी के रूप में नीचे आके बहते रहता है। और यहाँ लिखा है कि अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत, अब अरावली पर्वत की तरह पहले इसको समझते हैं। यहाँ है ये जो एरिया है ना ये राजस्थान है, यहीं पर पर्वत है, उस पर्वत का नाम अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में याद रखिएगा, ये दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत है। क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत, ठीक है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतों में से एक कौन सी है, अरावली पर्वत। और यहाँ जो होता है ना ये जो पर्वत जो ना बहुत बड़ा नहीं है, और यहाँ पर और ये बड़ा ना होने के कारण यहाँ उतना बर्फ नहीं मिलेगा, समझ ना। यहाँ जो पानी आती है यहाँ इससे जो नदियाँ निकलती है वो सब बरसात के पानी से निकलती है, ठीक है, बरसात से, ठीक है, सोचेंगे ना। ये देखो माउंट एवरेस्ट का फोटो दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। कभी समय मिला तो माउंट एवरेस्ट में घूमने जाया जाएगा, ठीक है, नेपाल में है, ठीक है। इसको नेपाल में इसको सागर माथा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है राजगीर गिरियक बराबर है ना, हवेली खंड खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देखे। अब ये सब पहाड़ के नाम लिखा है, राजगीर में है, गिरियक पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ियाँ, हवेली खड़गपुर है, मंदार हिल है, ये सब पहाड़ के है ना, पहाड़ों के बारे में नाम लिखा है। यहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब पहाड़ों से में क्या मिलता है, पहाड़ों लकड़ियाँ, चारा, औषधि वगैरह जंगलों से मिलता है, पहाड़ों एरिया से मिलता है। खेती करने के लिए यहाँ कैसी खेती की जाती है, तो देखो यहाँ फोटो देखेगा ना तो सीढ़ी नुमा खेती। अब ये देखो कितना जबरदस्त चीज़ है, ये क्वेश्चन 10वां क्लास में भी आता है, ठीक है। यहाँ देखो कितना बढ़िया डिजाइन बनाया है, यहाँ ऐसे धंसाफिर, ये धंसाफिर, यहाँ के धंसाफिर, ये क्या है, ये सीढ़ी नुमा खेती। ऐसा क्यों बनाया था, इसका 2 कारण। पहली कारण कि मान के चलो अगर पहाड़ ऐसे तिरछा रहता तो यहाँ पानी जो भी पटाया जाता खेत में तो पानी एकदम सोहर के नीचे आ जाता, डूब के, है कि नहीं है, एकदम डर नीचे चले जाता पानी, तो पानी रुकता नहीं, फसल को पानी मिलता नहीं। और दूसरा मान के चलो कि अगर पहाड़ ऐसे ना होके, पहाड़ मान के चलो कि ऐसे ना होके, ऐसे धंस के फिर ऐसे से पहाड़ रहता, ठीक है। अब ऐसे से पहाड़ रहता तो क्या होता कि यहाँ फसल उगा रहता, या पानी आके जमा हो जाता। जब बारिश उरिश का पानी आता या पहाड़ में से पानी निकलता तो यहाँ पानी जमा हो जाता, तो क्या होता फसलें सड़ जाता, खत्म हो जाता, है कि नहीं है। तो पानी लग जाएगा तब वो बर्बाद फसल, और पानी नहीं मिलेगा तब वो फसल बर्बाद। अब इसका उपाय करने के लिए पहाड़ी लोग जो है ना दिमाग लगाए, क्या कर दिए, बना दिए इसको सीढ़ी नुमा। अब इस सीढ़ी नुमा से क्या हुआ, अब यहाँ ध्यान से देखो तो कि देखो क्या किया लो, यहाँ डरेर बना दिया, हम लोग भोजपुरिया भाषा में इसको बोलते हैं डरेर बनाना, ठीक है। डरेर बनाने मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बॉर्डर बना दिया लो कि ताकि पानी रुक सके। और जब पानी का काम हो जाएगा, मान के चलो कि पानी जरूरत से ज़्यादा मान पानी पटा दिए, ठीक है, और उसी में बारिश हो गया, ढेर पानी लग गया, तो यहाँ से धीरे से डरेर ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे आराम से, यहाँ पर मान के चलो ऐसे तोड़ दिए, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ खोल दिए, अब खोल दिए तो क्या होगा, पानी आराम से नीचे आने लगा, पानी आने लगा यहाँ से नीचे उसी तरह इसका डरेर पानी नीचे चल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, सीढ़ी नुमा खेती करने से बहुत सारा फायदा हुआ। पानी रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, पानी गिराना चाहते गिरा सकते हैं। इसी प्रकार से पहाड़ी इलाका में खेती होती है। क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि पहाड़ी इलाका में खेती कैसी होती है, तो सीढ़ी नुमा खेती होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं क्या है। ये देखो पहाड़ पर चढ़ते जरा छुट्टियाँ जा ऐसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए, आप भी कभी समय मिलेगा तो ऐसे ही पहाड़ पर जाकर चढ़ के घूमिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर्वत के प्रकार दिया, यहाँ लिखा हुआ है पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं भैया, तो पर्वत होते हैं 3 प्रकार के। पहला वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये वलित पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत मतलब क्या होता है, सिंपल समझो कि वलित पर्वत उबड़ खाबड़ और शिखर ना शंकुआकार होता है। शंकुआकार मतलब ऐसे माने शंकु टाइप का, ठीक है, शंकुआकार होता है। भारत की हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत, ये सब क्या है, वलित पर्वत है, ठीक है ना। अब वलित पर्वत को सिंपल समझो कि ये नवीन पर्वत है, नया बना हुआ है, समझ ना, नया बना हुआ पर्वत को क्या बोलेंगे, वलित पर्वत। अब ये कैसे बनता है, सिंपल समझिए, एक उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि इधर से मिट्टी क्या हो रहा है, ये मिट्टी और ये मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टी इस तरफ बढ़ने लगा, ठीक है ना, और ये मिट्टी अपने जगह पर है, और ये मिट्टी ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे आ रहा है। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि इस पर टकरा गया, टकराने से क्या हुआ, ये आके ऐसे क्या हुआ, इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, क्या हो गया, इसके ऊपर चढ़ गया। अब चढ़ने से क्या हुआ, ऐसे चढ़ गया उसके ऊपर। अब ये मिट्टी पूरी आके इस पे चढ़ गई, ये मिट्टी पूरा आके कहा हुआ इस पे चढ़ गया, ठीक है। सिंपल समझो कि मिट्टी क्या होगा, इस पे आके चढ़ गया। अब ये चढ़ने से क्या हुआ, इधर में मिट्टी टूट के गिर गया। जैसे बात मान के चलिए मिट्टी चढ़ेगा तो यहाँ भसक के गिरेगा कि नहीं गिरेगा, अब गिर गया। अब ये पूरी डिजाइन ऐसे बन गया, पूरी क्या बन गया, ऐसे डिजाइन बन गया, ठीक है, पूरा डिजाइन बन गया। ये क्या बन गया, पहाड़ बन गया। इसी पहाड़ को बोला गया वलित पर्वत। अब हुआ क्या है ना कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोला जाता है, ये जाके ऊपर एशिया से टकराया,
है ना, एशिया से टकराए, टकराने के बाद वहीं पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। पहले उस जगह पर 33 सागर था, ये पढ़ाया हुआ हूँ, अगर नहीं जानते होंगे तो कभी बताऊंगा उसको डिटेल से भी, और मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो तो देख सकते हैं जाकर, ठीक है। अब ये उसी से वलित पर्वत का निर्माण हुआ, तो उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और अमेरिका के एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये देखो भ्रंशोत पर्वत लिखा है। अब ये भ्रंशोत मतलब क्या होता है? मान के चलो कि ये पूरी एरिया जो मिट्टी है, पूरी एरिया क्या है? मिट्टी है, ठीक है ना। मान के चलो ये पूरा आप हम लोग का जमीन है, ठीक है ना, जमीन है। अब जमीन में क्या हुआ? अचानक से ये एरिया क्या हुआ? धंस गया। क्या हुआ? अचानक से ये एरिया बीच में क्या धंस गया। अब बीच में जैसे धंसेगा तो आपको जाहिर सी बात है, जब बीच में का एरिया धंस गया तो ये एरिया उठा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? उठा हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा उठा हुआ? ये वाला एरिया उठा हुआ दिखेगा। दोनों एरिया उठा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि बीच वाला जो एरिया वो धंस गया, तो ये दोनों एरिया उठा हुआ दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसी को बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत। अब इस डिजाइन से भी देखो, जैसे मान के चलो कि ये मिट्टी हो गया। अब मिट्टी बीच में से क्या हुआ? ये बीच में का मिट्टी क्या हुआ? धंस गया। क्या हो गया भैया? ये धंस गया, ठीक है। अब धंसने से क्या हुआ है ना, कि ये उठा हुआ दिखने लगा और ये वाला एरिया उठा हुआ दिखने लगा, क्योंकि बीच वाले की मिट्टी धंस गया। अब धंसने के बाद ये वाला ऐसे डिजाइन का बन गया, ठीक है ना, धंस का ऐसे डिजाइन बन गया, तो ये क्या हो गया? पहाड़ बन गया, है ना। तो जब भी भ्रंशोत पर्वत बनता है तो बीच में देखना उसको एक भ्रंश घाटी बन जाता है। भ्रंशोत पर्वत के कारण भ्रंश घाटी बनता है। क्यों भ्रंश घाटी? मतलब क्या? धंसी हुई घाटी, धंसी हुई घाटी, क्योंकि जमीनुआ धंसा है तब तो ये दोनों पहाड़वा निकला है, ऐसे पहाड़ को बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। अब इस तरह के पहाड़ कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है। जब भारत के बीचों बीच के ऐसे पहाड़ बताते हैं तो यहाँ पर बीचों बीच में एक पहाड़ बनाते हैं, इस पहाड़ का नाम है विंध्याचल, और इसके नीचे है सतपुड़ा पहाड़, ठीक है। उसके नीचे है अजंता, ठीक है। इधर है मैकाले पर्वत, है ना, उसी का अमरकंटक है। तो ये बीच वाला जो एरिया धंस गया ना, इसको भ्रंशोत एरिया बोलते हैं, या धंसा हुआ एरिया बोलते हैं, ठीक है। और इसको भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं, ठीक है। इसी भ्रंश घाटी में से निकलती है नदी, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, और इसके बीच में से निकलती है ताप्ती नदी, ठीक है। आगे चलिए। अब ज्वालामुखी। अब सिंपल बात है, आप लोग आप सभी को तो पता ही है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ये हो गया हम लोग ज्वालामुखी, है ना। ज्वालामुखी में से धधकते निकलते रहते। अब ये ज्वालामुखी आगे चल के किसी समय के बाद ये सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? ये पहाड़ इसी तरह बना रह जाएगा, बना रह जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। अब पूछ रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत भारत में कौन सा है? तो भारत में अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है। याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है, जो सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी उसमें से निकल रहा है, ठीक है। कौन सी? और एक है नारकोंडम, नहीं लिखा हुआ है, एक नारकोंडम है। बैरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी है भारत में, एक सक्रिय और एक शांत हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं और क्या दिया हुआ है। अब प्रदूषण लिखा है। प्रदूषण मतलब समझ रहे हो कि कचरा, गंदगी, है ना, किसी भी चीज़ में प्रदूषण फैल जाना, कचरा कहलाता है, गंदगी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर में आते हैं, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लिखा है बिहार में सोन नदी किस क्षेत्र से होकर गुजरती है ना। तो किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तब पहाड़ी इलाके से आती है, मैदानी भाग से आती है, पठारी भाग से, या रेगिस्तानी भाग से आती है? बताइए किस भाग से आती है ये। तो अभी मैंने बोला कि नीचे वाली से, ये जो सोन नदी जो होता है ये नीचे से होकर आता है। नीचे कौन सा एरिया कहाँ से आता है? ये पहाड़ वाला एरिया से होकर आता है। तो कौन से क्षेत्र से आता है? पहाड़ी क्षेत्र से होकर आता है। लेकिन अगर बिहार में पूछ रहा है बिहार के किस क्षेत्र से गुजरती है, तो बिहार के पठारी क्षेत्र से गुजरती है, क्योंकि यहाँ जो पठार है ये धारवाड़ की चट्टानी पठारी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बिहार की सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है पठारी क्षेत्र से होकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र से में अवस्थित है? तो वाल्मीकि नगर का ये कहाँ है भैया? तो पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी चंपारण जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी, है ना, दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा मतलब फायदेमंद होती है, ठीक है। पठार के ऊपर की सतह को क्या कहते हैं, है ना। पठार के ऊपरी सतह होती है, क्या होती है? ऊपरी सतह सपाट होती है, तभी तो उसको पठार बोलेंगे, नहीं तो इसे नुकीला हो जाएगा तो उसको पर्वत या पहाड़ बोलेंगे। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होती है। याद रखिएगा, पर्वत होते हैं 3 प्रकार का मुख्यतः, होता है 4 प्रकार का। एक चौथा प्रकार होता है अपशिष्ट पर्वत, जो कि अरावली पर्वत है। मतलब पहाड़ जब ढेर पुराना हो जाता है और टूट के एकदम पुराना हो रहा है, झड़ झुर जाएगा, तो उसको बोलेंगे अपशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो वो सभी प्रकार में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। 3 प्रकार, पहला वलित, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा भ्रंशोत पर्वत, ठीक है। यहाँ लिखा बिहार का अधिकतम भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में है। तो कौन सी नदी है बिहार में? गंगा नदी है, ठीक है ना। डैश को संसार का छत्र कहा जाता है। किसको संसार का छत्र बोलेंगे? तो पामीर पठार को संसार का छत्र बोलेंगे। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख क्या है? पर्यटन स्थल है ना। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख, है ना, पर्यटन स्थल के उदाहरण है ना। पहाड़ी पर्वत मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र का जो पर्यटन स्थल है उसके उदाहरण है, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती क्या है ना। देखो, बढ़ती वातावरण में जो बदलाव हो रहा है, तो प्राकृतिक वातावरण में बदलते स्वरूप का कारण क्या है ना। बढ़ती हुई गर्मी, है ना, बढ़ता हुआ, है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोला जाता है ना, इसके कारण वातावरण में बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है।
आगे चलते हैं। अभी से मैच करने के लिए बोल रहा है। भ्रंशोत पर्वत किससे मैच होगा, है ना, तो भ्रंशोत अभी धंसी बोले हैं तो किससे होगा, सतपुड़ा से होगा। बलित पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो हिमालय पर्वत हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्राचीन पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है। और निक्षेप द्वारा मिट्टी कौन सी बनी थी, तो हंगरी का मैदान। और इसी में अगर जोड़ सकते हैं तो कौन सा था अपना ये केरल का मैदान, ठीक है, केरल का भी, ठीक है। अब ये मतलब क्या होता है, दिशा मतलब डायरेक्शन, ये ना 4 दिशा आप पढ़े होंगे, लेकिन इस चैप्टर में बताएगा कि दिशाएं 10 होती है। क्या होती है, दिशाएं 10, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये बता रहा है दिशा के बारे में, ये ऐसे ऐसे घूम गया, बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी दिशा है। तो सिंपल समझो, किसी भी मैप में ऊपर जो होता है, ये मान के चलिए ये ऊपर वाली जो दिशा होती है उत्तर दिशा होता है, और उत्तर दिशा अगर ऊपर तो जस्ट उसके नीचे दक्षिण, ठीक है। और ये वाला हो गया पश्चिम, ये वाला हो गया पूरब, ठीक है, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। अब दिशाओं के बारे में इसमें डिटेल समझाएगा, डिटेल से समझेंगे, जानेंगे कौन कौन दिशा कहाँ कहाँ होती है। यहाँ दिया है ना, ये अपने छुटिया अपने घर देख रहे लो अपने स्कूल से, ठीक है। यहाँ देखोगे तो ये दिशा दिया हुआ है। ये दिशा को अगर और जूम करके देखा जाए, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। ये दिशा को समझते हैं। दिशा कितना, यहाँ देखो 8 दिशाएं दी हुई है, लेकिन होता 10। कैसे समझो, इसी में लिखा हुआ है, आगे समझाएंगे, ठीक है। देखो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये अब ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, और इसके बीच में का ये उत्तर पश्चिम, है ना, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल गिनोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दिशा हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 दिशा हो गया, है ना, समझ रहे ना। मान के चलो जैसे आप सीधा खड़ा रहोगे तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे करोगे, लेकिन ऊपर नीचे भी तो है और बीच बीच में क्या तो है, समझ रहे हैं कि ना। तो दिशाएं होती है टोटल 10, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है दिशाओं, प्रमुख अगर दिशा पूछेगा तो कितनी होती है, तो प्रमुख दिशा 4 होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, प्रमुख दिशा 4 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ऊपर की दिशा को जोनिथ यानी आकाश की दिशा कहते हैं। तो याद रखिए, ऊपर की दिशा को क्या बोलेंगे, जोनिथ, और नीचे की दिशा को क्या बोलेंगे, नादिर, है ना। नादिर यानी पताल बोलेंगे। तो आकाश और पताल, आकाश मतलब होता है ऊपर और पताल मतलब होता है नीचे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आकाश और पताल, आकाश मतलब ऊपर और पताल मतलब नीचे, उसी को जोनिथ, है ना, और नादिर बोलते हैं। नादिर माने पताल और जोनिथ मतलब आकाश। तो आकाश और पताल याद रखिएगा डिटेल में, ठीक है ना। तो अब टोटल यहाँ लिखा है कुल दिशाएं 10 और प्रमुख दिशाएं 4 होती है, ठीक है। दोनों बातों को आप रट लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ मिला, नया चीज़ क्या, जोनिथ मतलब आकाश, आकाश वाली दिशा को जोनिथ बोलेंगे, और नादिर माने पताल वाली दिशा को बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि नादिर कौन सी दिशा आता है, कोई ले भाई नादिर दिशा कौन सा है यार, ये तो नादिर को नाम में लगता हुआ है कि नहीं है। तो अब वो नादिर दिशा कौन सी हो जाएगी, पताल वाली यानी नीचे वाली दिशा। और पूछ देगा जोनिथ दिशा कौन सी है, तो ले आकाश वाली दिशा यानी ऊपर वाली दिशा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है ये छोटुआ जो है ना, अब सूरज जब निकल रहा है सवेरे सवेरे, तो छोटुआ का किया है, इसको ध्यान से देखिएगा, तो छोटुआ क्या किया है, पूरब ओरी मुंह करके खड़ा हो गया, ठीक है। तो आप भी क्या कीजिएगा, सवेरे सवेरे जब धूप निकलेगा तो पूरब ओरी मुंह कर लीजिएगा। तो पूरब ओरी जब मुंह कीजिएगा ना, तो आपका मुंह हो जाएगा पूरब दिशा में। इतना तो देखो, इतना मालूम है कि सूरज पूरब से निकलता है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए आप सभी को। अब इतना भी नहीं पता है तो बकलोल होगा सब, है कि नहीं है। सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, डूबता है किधर, पश्चिम ओरी। तो सूरज जब निकलेगा ना भोरिया भोरिया, तो छत पे जाना, चाहे स्कूल में रहता है स्कूल ओरी, ऐसे मुंह कर देना सूरज ओरी टुकु टुकु, ठीक है। तो तुम्हारा मुंह किधर हो गया, सूरज की तरफ हो गया, तो यानी ये पूरब दिशा। पीछे किधर हो गया, पीछे हो गया आपका कौन सा, पश्चिम दिशा। और हाथ ऐसे खोल देना, क्या करना है, अपना ऐसे हाथ खोल देना, ठीक है। अपना ऐसे हाथ पूरा खोल देना, और खोलने के बाद क्या करना, अब यहाँ देखोगे तो जो दाहिना हाथ होगा वह दक्षिण, देखो यहाँ लिखा हुआ है दाहिना हाथ दक्षिण की ओर, और बाएं हाथ उत्तर की ओर। अब होता क्या था, पुराने जमाना में लोग को दिशा नहीं पता चलता था, लेकिन इतना तो पता चलता था कि सवेर हुआ है कि सांझ हुआ है कि नहीं। अच्छा, जंगल में घूमने जा रहे हो, कहीं घूमने गए, इतना तो पता है कि तुमको हमारे पास कि दिशा को ये मैंने सुबह है कि सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है। सुबह का टाइम होगा, मैं 8 9 10 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, तो सूरज आपको दिख रहा होगा, तो सूरज ओरी सब मुँह कर लेना टुकुर टुकुर। तो सूरज ओरी करेगा तो वो हो गया पूरब, और पिठुआ ओरी तुर हो गया पश्चिम, है कि नहीं है। हाथ ऐसे फैला लेना, हाथ ऐसे चकरा लेना, ठीक है। अब इधर देखोगे दहिना हाथ अगर होगा, दहिना हाथ साइड में देखोगे तो ये होगा तुम्हारा दहिना साइड में दक्षिण, और बाएं साइड में उत्तर, दाहिना दक्षिण बायां उत्तर, है कि नहीं है। दिशा चारू समझ आ जाएगा। वही ये छुटुआ कर रहा है, दाहिना दक्षिण कर रहा है और बायां उत्तर कर रहा है, और सूरज उरी तो तकी रहा है तो वो पूरब दिशा, और उसके पिठुआ उरी हो गया पश्चिम दिशा, है कि नहीं है। ये दिशा जानने की तरीका है, अगर आप नहीं जानते हुए जान लीजिए। ये हो गया हमारा बिहार, ठीक है। और इस बिहार में पूरे जिले के बारे में डिटेल से बताया हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा अभी इस क्लास में इसको पूरे डिटेल को, पूरे जिला को अगर बताने के लिए कहिएगा तो उसको भी बता दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। उसमें मैं इसका थ्योरी क्लास करा चुका हूँ, उसमें पूरे जिला के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन ये आपसे मैं पूछूंगा इसको कि कौन सा जिला किस में भरा जाए, ठीक है। आपसे भी बताइएगा, एक बार पूरी तरह से डिटेल में रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारे जिला के बारे में पूछेगा। ये पूरा यहाँ से जिला में बताया हूँ, सातों जिले के बारे में यहाँ से बताया हूँ, यहाँ से बताया हूँ, और इसको याद करने की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। आप अगर
अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो जाइएगा, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो दे दूँगा, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ लिखा पूरब में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। अभी क्या है, ये है हम लोग का भारत, ठीक है। देखो दिया है बिहार का मैप, अब बात कर रहा है भारत का, एक से एक ये बोड़ा है ना, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ समझो हम लोग बनाते हैं लोग भारत को, ठीक है, प्यारा सा अपना भारत बना लेते हैं लोग, है ना। तो यहाँ अब समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये कह रहा है कि पूरब में बंगाली खाड़ी। पहले समझो कि पूरब दिशा कौन है, ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा, ये है हम लोग का पूरब दिशा और ये है पश्चिम दिशा, ठीक है। अब कह रहा है पूरब में बंगाली खाड़ी, तो ये एरिया कह रहा है बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी। पश्चिम में कह रहा है कौन सा, तो अरब सागर, कौन सा, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, ठीक है। और नीचे में कह रहा है कौन सा, तो नीचे में होता है हिंद महासागर, कौन सा, हिंद महासागर। वही बात यहाँ समझने की कोशिश कर रहा है, पूरब में बंगाली खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, और अब उत्तर में जो था ना, उत्तर यानी ऊपर साइड में हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत, और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। आगे चलिए, अब आते हैं हम लोग, ये चैप्टर था बहुत ही छोटा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर में। प्रमुख दिशाएं कितनी होती है, तो प्रमुख पूछेगा तो 4 गो, और कुल दिशा कितनी होती है, तो 10 गो, आप समझ चुके। बंगाल खाड़ी भारत की दिशा में, तो बंगाल खाड़ी एग्जैक्ट देखेंगे तो ये हो गया हम लोग बंगाल खाड़ी, यहाँ पर है बंगाल खाड़ी। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, यानी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब किधर लिखा है भैया, दक्षिण पूरब है ना, यहाँ है चौथे नंबर क्वेश्चन में, चौथा दिया हुआ दक्षिण पूरब, ठीक है, हो गया दक्षिण पूर्व, बंगाल खाड़ी इधर ही है, ठीक है। अब खाली जगह लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में, तो हिमालय पर्वत भारत के किधर रहता है, नॉर्थ में, उत्तर में है, ठीक है। उत्तर तथा पूरब के बीच की दिशा, अब कह रहा है कि उत्तर और पूरब, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, ठीक है। इसके बीच की दिशा के बारे में पूछ रहा था, बीच की दिशा कौन सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व। अरब सागर बंगाली खाड़ी किस दिशा में, ये देखो ये क्वेश्चन ये हल्का फुल्का नहीं है, हल्का फुल्का मत लीजिए, तीसरे नंबर का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कि अरब सागर, ये अरब सागर जो, अब पहले सबसे समझो कि अरब सागर है कि नहीं, है ना। अरब सागर अभी बोले कि अरब सागर यहाँ है और ये है बंगाली खाड़ी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अरब सागर बंगाली खाड़ी की किस दिशा में, यानी इसके किस दिशा में है, तो इसके किधर हो जाएगा, इसके इधर देखेंगे तो इधर पश्चिम दिशा में है, बंगाल खाड़ी के पश्चिम दिशा में है, बंगाल खाड़ी किधर है, पश्चिम दिशा में, ठीक है, यानी वेस्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ गया क्वेश्चन आंसर। फिर वही पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ सके, पढ़ सके, है कि नहीं, सबको लाभ मिल सके। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला लाइन जिसको मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है, यानी हाईलाइट करके रखा हुआ है, इसका नाम लिखा है क्षितिज। अब क्षितिज मतलब क्या होता है, ये आसमान हो गया और आसमान ये धरती हो गई, इसके बीच की काल्पनिक दूरी, मतलब ऐसा लगता है जैसे आसमान में दिखेगा तो कोई चीज़ लगेगा कि वहाँ है, लेकिन अगर एक्चुअली उसके पास जाएगा तो बहुत ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षितिज, यानी आकाश और पताल, आकाश और जमीन के बीच में जो दूरी दिखती है कि दूरी कम, जैसे कभी कभी नहीं लगता कि चंद्रमा लग रहा है कि वहाँ पर है, लेकिन पास में ये तो और दूर दिखेगा, और दूर दिखेगा, है कि नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षितिज, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर ये है ग्लोब, बहुत ही खूबसूरत सा, आपके पास होना चाहिए ग्लोब, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको ग्लोब लाकर दिखाएंगे। ग्लोब को क्या कहते हैं, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना या छोटा सा मॉडल बोलते हैं। ग्लोब को पृथ्वी का नमूना या मॉडल बोलते हैं। एक्चुअली में क्या आता है कि पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी को बता पाना, ऐसे पृथ्वी को उठाकर तो कोई बताएगा नहीं, तो उसका एक नमूना बनाया गया, नमूना को बोला गया ग्लोब, उसी पर बताया जाता है डिटेल से कोई भी चीज़ें। यहाँ देखिए ये लिखा है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैसे क्लियर हो जाएगी, यहाँ देखो एक करके थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मेरा ये फोटो कटेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट समझ आ जाना चाहिए, मतलब जो टॉपिक है वो समझ आना चाहिए, है कि नहीं है ना। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ क्या, 7 महादेश है ना, इसमें महासागर, सारी चीज़ मैं यहीं पे क्लियर करा देता हूँ। देखो एक से, ये है एशिया महादेश, क्या है एशिया महादेश, और इसके बीच में जो पहाड़ है इसको बोलते हैं हम लोग यूराल पर्वत, और यहीं से एक नदी निकलती है, उसके नदी का नाम है यूराल नदी, ठीक है। तो ये नदी और यही पर्वत, ये दोनों एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। तो ये हो गया एशिया महादेश, ये हो गया यूरोप महादेश, ठीक है। यहाँ देखो तो उत्तरी अमेरिका महादेश, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका महादेश, 4 गो हुआ, ठीक है। ये हो गया अफ्रीका महादेश, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश, और लास्ट नीचे देखोगे तो अंटार्कटिका महादेश। तो महादेशों की संख्या कितनी होगी, 7, कितनी होगी भैया, तो 7 याद रखिएगा, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा, अंटार्कटिका महादेश। सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया, सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। देख के भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा से देख सकते हैं, इतना बड़ा है ये एशिया महादेश और इतना छोटा है ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब ये हो गया 7 महादेश, 7 महादेश समझ आ गया।
अब समझते हैं महासागर के बारे में, ठीक है। यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ एक हिंद महासागर, जो एकमात्र भारत के नाम पर यह महासागर रखा गया है। यहाँ देखोगे तो अटलांटिक महासागर, इसको एस आकार का महासागर बोलते हैं। क्यों, देखो ध्यान से, एस डिजाइन का बन रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन कई बार बोलता है कि अटलांटिक महासागर को चाहे कौन सा ऐसा महासागर है जिसको एस आकार का महासागर कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। चाहे पूछे क्वेश्चन कि अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के कौन से अक्षर की तरह दिखता है, तो एस आकार के दिखता है। और ये है कौन सा, प्रशांत महासागर, ये उत्तरी प्रशांत, ये प्रशांत महासागर के। अब ये मान चलिए ये पेपर है, पेपर को ऐसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो ये महासागर आपस में आकर मिल जाएगा। मान चलिए ये दोनों पेपर को ऐसे फाड़ दे, मान चलिए ये पेपर है, पेपर को ऐसे लाकर मिला देंगे, क्योंकि पृथ्वी तो गोल ऐसे तो नहीं है कि ऐसे फैला हुआ है, ऐसे गोल है। तो दोनों इस एरिया और ये वाला एरिया और ये वाली एरिया को दोनों ऐसे मिलाकर सटा देंगे तो एक ही पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा गोल। क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर गोल है, ठीक है। अटलांटिक महासागर ऐसे आकार का है। और ये आधा महासागर है, हिंद महासागर क्या आधा है, क्यों आधा है, क्योंकि ये ऊपर ले नहीं गया। देखो ये पूरा ऊपर तक गया और पूरे नीचे तक आया। उसी तरह प्रशांत भी पूरा ऊपर तक पूरा नीचे तक। लेकिन जो ये जो है ना, ये आधा है क्योंकि ऊपर इसकी जमीन है। तो आधा महासागर किसको बोलेंगे, ये, ठीक है। और इसको त्रिभुजाकार महासागर भी बोलते हैं। त्रिभुजाकार महासागर कैसे बोलते हैं, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ देखोगे तो ये एरिया, पूरा ये एरिया यहाँ से, है ना, आपका ये एरिया आता है, ये एरिया आता है, ये पूरा एरिया कवर किए हुए है। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये बंद हो गया है। तो ऊपर ये लगभग त्रिभुजाकार हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आधा महासागर बोलेंगे। अब ये रह गया ये 4 महासागर। एक तो आपका समझ आ गया कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ एक महासागर होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं लोग, आर्कटिक महासागर, ठीक है। और नीचे जो महासागर है इसको बोलते हैं लोग दक्षिणी महासागर। पूरे नीचे भाग को दक्षिणी महासागर। तो इस तरह के ये 5 महासागर हो गए, अटलांटिक, प्रशांत, है ना, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और ये नीचे हो गया दक्षिणी महासागर। अब पूछेगा इसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे छोटा तो आर्कटिक महासागर, सब नहीं सॉरी, सबसे छोटा आ जाएगा हिंद महासागर, इससे भी छोटा हिंद महासागर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। यहाँ देखो 7 महादेश का नाम भी लिखा है और 7 है ना, ये महासागर का भी नाम लिखा है, हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। एक महासागर का नाम नहीं दिया, दक्षिणी महासागर। लेकिन एनसीईआरटी में जब पढ़िएगा ना, उसमें जब आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें है ना दक्षिणी महासागर भी एक मेंशन किया हुआ है, यानी 5वां महासागर का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। और ये 7 महादेशों का नाम भी आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। और इसको लिखना होगा तो वीडियो को ऐसे पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आर्कटिक महासागर को उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं। अब ये आर्कटिक महासागर को उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर बोलते हैं। क्यों, अब ये पृथ्वी है, यहाँ जो एरिया ना, इस एरिया में महासागर जो बहता है इसको बोलते हैं लोग आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं लोग, आर्कटिक। इसको उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर भी बोलते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ना, गुवाहाटी में अगर 8:30 हो रहा है तो मुंबई में 9:30 होगा। गुवाहाटी कौन सा, असम है। और मुंबई इधर आ गया पूरे महाराष्ट्र में। तो यहाँ का 8 बज रहा है तो यहाँ 9:30 हो रहा है, ठीक है। अब ये अंतर क्या है, यहाँ गुवाहाटी में 8:30 हो रहा है तो यहाँ पर मुंबई में कितना बजेगा, 9:30, यानी 1 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है, 1 घंटे का अंतर का मतलब क्या कि 15 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री, 1 डिग्री सूरज को जाने में 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री जाने में 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, समझे ना। तो इसका मतलब क्या है कि असम के गुवाहाटी के और मुंबई के बीच की जो देशांतर की दूरी है लगभग 15 डिग्री देशांतर की दूरी है। इसी वजह से 1 घंटा का समय लग जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सिडनी में 10 बज रहे हैं, है ना, 10 बजे, सुबह 10 बज रहा है। तो पटना में है ना सुबह कितना बज रहा है, सुबह 5 बज रहा है। अब ये 5 घंटा का अंतर हो गया। 5 घंटे के भैया अंतर हो गया, यानी सिडनी जो है हम लोग से 5 घंटा आगे है, हम लोग यहाँ 5 घंटा पीछे है। इसका मतलब 5 घंटा आगे है। इसका मतलब क्या है, लगभग ये है ना 5 घंटा का मतलब क्या होता है कि 300 है ना 6×5=30, 300 है ना 300 मिनट, ठीक है। 5 घंटा यानी 300 मिनट, ठीक है। तो 300 मिनट का मतलब क्या हो गया कि अभी बोले हैं कि है ना 1 डिग्री जानने में 4 मिनट, तो 300 को 4 से भाग लगा दीजिएगा, आपका डिग्री निकल जाएगा कि इतना डिग्री का अंतर है कि नहीं है। लगभग 80 डिग्री हो जाना चाहिए, 832, 80 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ क्या, ईटानगर में सुबह है ना, सुबह में धूप खिलती है तो गुजरात के भुज में है ना भोर होने वाला रहता है। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ सूरज निकलता है हम लोग अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश से सूरज निकलता है। और यहाँ जो है ये गुजरात का जो एरिया है भुज, ठीक है, यहाँ तक इसको आने में 2 घंटा लग जाता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच के अंतर है 30 डिग्री। अभी बोले 1 डिग्री को सूरज जाने में, 1 डिग्री को सूरज को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री पार करने में अब वही है ना 1 डिग्री को 4 मिनट, तो 30 डिग्री के 3 चौके 12, 120 मिनट लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ अगर धूप भयानक हो गया तो यहाँ आपको तंग धूप निकलेगा। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पर अभी भी भोर हो रहा है तो यहाँ पर धूप हो चुका है अरुणाचल प्रदेश। क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सूरज की तरफ है, पूरब की तरफ है और पूरब से ही सूरज निकलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो लिखा है गोलार्ध। गोलार्ध मतलब क्या होता है, गोला का आधा भाग। गोलार्ध मतलब गोला का आधा भाग, वही बना दे, जैसे तरबूज की तरह पृथ्वी बना दिया। मान के चलो पृथ्वी को ऐसे बीच में से काट दो, ये हमारी पृथ्वी को इसके बीच में से काट दो, तो ऊपर वाला
आधा भाग और नीचे वाला आधा भाग, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि गोला का आधा भाग गोलार्ध, गोला का आधा भाग मतलब गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, समझ आ गया। आगे चलो, यहाँ लिखा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा वही अब बताने की कोशिश कर रहे थे। बीचों बीच की अगर रेखा है तो इसको बोलेंगे विषुवत रेखा। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध, अब बीचों बीच की रेखा को विषुवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? विषुवत रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सबसे बड़ा वृत्त है। अब विषुवत रेखा क्या है? सबसे बड़ा वृत्त है। कैसे? अब यहाँ से देखो, जैसे इस बीच की लाइन को ऐसे काट लिया जाए, है ना, जैसे यही काट के यहाँ बनाया हुआ है, जैसे यहाँ काट के बना हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो तो काट कैसे बना हुआ है, तो ये क्या है? सबसे बड़ा वृत्त है कि नहीं है? सबसे बड़ा। क्यों सबसे बड़ा वृत्त है? ऐसे मान के चलो, ये यहाँ से काटेंगे तो सबसे बड़ा, और ऊपर इतने आगे काटेंगे, जो जितने ऊपर आगे काटेंगे तो छोटा छोटा मिलेगा टुकड़ा, है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? छोटा टुकड़ा, जैसे ऐसे तरबूज होता है तो ऊपर वो काटेगा तो छोटा होगा, लेकिन बीच में से काटिए तो बड़ा गोल मिलेगा। तो वृत्त मतलब होता है कि सर्किल, गोल, ठीक है। तो कह रहा विषुवतीय वृत्त जो होता है वो सबसे बड़ा वृत्त होता है। विषुवतीय वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है, ठीक है। अब ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कह रहा है। अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? मान चलो हमारा पृथ्वी है, और ऐसी ऐसी जो लाइनें खींची गई इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और ऐसे खड़ा खड़ा जो खींचा गया इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। अब ये खड़ी खड़ी जो रेखा है ना, इसको ऐसे खींचा गया रहता है। कैसे खींचा गया रहता है? यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ऐसे मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ऐसे मिलाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। अब आइए अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बाद दे दिया है यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा। अभी ये क्या है? तो ये देखो यहाँ पर इसके समझिए, इसके बीच में बीचों बीच की रेखा जो होती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपर वाले रेखा अगर 23.5 डिग्री उत्तर में है, नॉर्थ में, तो इसको बोलेंगे कर्क, और वही 23.5 डिग्री दक्षिण में है तो इसको बोलेंगे मकर। क्या बोलेंगे? मकर रेखा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क नाम हो जाएगा, और 23.5 डिग्री नीचे में, है ना, क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। अब 23.5 डिग्री क्या मतलब बोल रहा हूँ? देखो ये बीचों बीच की जो रेखा है ना, ये 0 डिग्री है। उसके बाद मान चलो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी तरह खींचा गया 90 डिग्री तक, ठीक है। तो 23.5 जहां आता है ना उसका नाम रख दिया कर्क रेखा। उसी तरह 23.5 नीचे आता है ना तो उसका नाम रख दिया मकर रेखा, ठीक है। समझ आ गया? अभी अक्षांश रेखा बोल रहा है कौन सा? उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ऊपर वाला कह रहा है कि कौन सा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव कौन सा? यहाँ पे देखो बता रहा हूँ कौन सा है। यहाँ देखो, यहाँ एक डिटेल से समझाया भी है, इसको देखो। बीचों बीच की रेखा कौन सी हो जाएगी? ये हो गया बीच बीच की रेखा, भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है, इसी को इक्वेटर लाइन बोला जाता है। ऊपर में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, नीचे का 23.5 डिग्री को मकर रेखा, और ये जो है आर्कटिक रेखा, ये है अंटार्कटिक रेखा। क्यों आर्कटिक और अंटार्कटिक को रखा गया? कि ऊपर में है आर्कटिक महासागर, इसीलिए इस रेखा का नाम पड़ गया आर्कटिक। ये कितना है? तो 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री। और ये जो है अंटार्कटिक, क्योंकि नीचे है अंटार्कटिक महादेश, ठीक है। तो इसका नाम रख गया महादेश के नाम पर अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो ये कितना है? 66.5 डिग्री मतलब साउथ में, दक्षिण में। और ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलो, आगे समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, है ना। ये सबको 20-20 में बांट दिया है कि कितने कितना डिग्री में बांटा है, उसकी मर्जी, जितना डिग्री में बांटना चाहे बांट सकता है। अब यहाँ लिखा है देशांतर रेखा, है ना। क्या लिखा है? देशांतर रेखा। देखो अक्षांश रेखा में एक चीज़ मैं बताना भूल गया। अक्षांश रेखा जो ना, अगर पूछेगा अक्षांश रेखा कितनी है तो याद रखिएगा 179, याद करना। रेखा की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद ना रेखा को, यहाँ पर लाइन नहीं होता, एक बिंदु होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और पूछेगा अक्षांश कितना होता है तो 181। अक्षांश कितना है? तो 181, क्योंकि 90 के ऊपर, 90 के नीचे और बीच वाले एक, तो 9 दूना 18 और 181 को। अक्षांश 181 को और अक्षांश रेखा 179, ठीक है, 179 को। अब ये देशांतर रेखा, अभी बोला क्या? ऐसी ऐसी जो रेखा खींची गई ये सब क्या है? देशांतर रेखा है, ठीक है। क्या है? देशांतर रेखा, ठीक है। अब ये देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। इसकी संख्या कितनी है? तो 360 डिग्री अगर किसी वृत्त पर खींचा सकता है तो इसका मतलब देशांतर रेखा कितना है? 360 डिग्री। कितनी देशांतर रेखा है? 360, याद रखिएगा 360 को देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या माध्यम रेखा भी कहा जाता है, तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि भी कहते हैं। तो कुछ याद रखिएगा, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि और 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलो, इस देशांतर की संख्या कितनी है? 360 है ना। अब यहाँ का रेखा कि विषुवत वृत्त की ओर इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। कैसे? यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तुम लोग को दूरी विषुवत के पास ज़्यादा दिख रहा है या यहाँ दिख रहा है? तो दिख रहा होगा विषुवत के पास। तो विषुवतीय रेखा के पास देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, और वही ध्रुव के पास इसके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा का पूरा पश्चिम को माना जाता है। और अब पूरा पश्चिम मतलब क्या कह रहा है? कहने का मतलब क्या है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, मान चलो ये हो गया, इसके बीच की 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो इधर से इसको मानेंगे पूरब और इधर मानेंगे इसको पश्चिम, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर को सूरज की रोशनी जाने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। वही बात मैं ऊपर समझा रहा था कि 4 मिनट लगता है सूरज की रोशनी पार करने में, ठीक है। अब 180 डिग्री देशांतर को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इसके इस रेखा से पश्चिम जाने पर, अब यह पश्चिम, अब ये देखो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम आइएगा यानी वेस्ट की तरफ, तो एक दिन क्या कीजिएगा? कम, एक दिन बढ़ा लीजिएगा, और वही पूरब की ओर आइएगा क्या कीजिए? एक तिथि घटा लीजिएगा, एक तिथि घटा लीजिएगा। यानी हमारे तरफ आइएगा तो एक तिथि घटा लीजिएगा इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, और उधर पश्चिम की ओर जाइएगा अमेरिका और, तो एक दिन उसमें क्या कीजिएगा? बढ़ा
पढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कटिबंध के बारे में लिखा है। अब कटिबंध के आगे देखेंगे, अगर फोटो दिया होगा तो उसको डिटेल में समझा देंगे। यहाँ पर देखो कटिबंध, तीनों कटिबंध के बारे में। अब ये कटिबंध क्या है, तो पृथ्वी के जो बीच के जो एरिया है, जो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की एरिया, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सूरज की रोशनी 6 महीने पड़ती है। ये पिछले अध्याय में मैं इसको डिटेल से समझा चुका हूँ। तो इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। और उसके जस्ट नीचे वाला कटिबंध क्या बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, उसी को समशीतोष्ण भी बोला जाता है। और सबसे ऊपर वाला बोलते हैं शीत कटिबंध, क्या बोलते हैं, ये शीत कटिबंध, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में। लिखा हुआ एक देशांतर को दूसरे देशांतर को दूरी तय करने के लिए सूरज को कितना समय लगता है भैया, तो 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी, तो सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी उष्ण कटिबंध में। कहाँ पड़ेगी, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा जो है किधर है, तो कर्क रेखा याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, आप पूरब जाने में क्या करेंगे भैया, तो पूरब जाने पर एक दिन घटा लेंगे, क्या है, एक दिन घटा। आप पश्चिम जाते तो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये खाली जगह दिया हुआ है, दक्षिणी अक्षांश को रेखा क्या कहते हैं, दक्षिण को कर रहा है तो मकर, वही उत्तर में बोलता है तो कर्क रेखा, ठीक है। अब 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या बोले, तभी बोले कि 180 डिग्री रेखा का तो मानक प्रधान समय रेखा बोलेंगे इसको, ठीक है, इंटरनेशनल समय रेखा, ठीक है। पृथ्वी पर कुल डैश ताप कटिबंध थे, कितने ताप कटिबंध है, 3 कटिबंध था। एक था उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और समशीतोष्ण, और ऊपर में शीत कटिबंध, ठीक है। चौथे नंबर के लिए क्या है, पृथ्वी को कुल डैश देशांतर रेखा है, कितनी देशांतर है, तो 360 देशांतर रेखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि डैश रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, तो समय का ज्ञान किससे होता है, तो देशांतर रेखा से समय का ज्ञान होता है, ठीक है। सब मैप हो गया, क्या हो गया, मैप हो। जैसे यहाँ देखो ये स्कूल का मैप बना हुआ है। मैप में बनाने से पहले उस खास बात क्या रहता है कि उसका दिशा बहुत जरूरी होता है, संकेत बहुत जरूरी होता है, मापन बहुत जरूरी होता है। ये चीज़ें क्या होती है उसको आगे समझते हैं, आ जाओ आगे समझते हैं। यहाँ देखो ये सब सड़क वगैरह बना हुआ है, घर वर बना हुआ है, ये सब मैप है, मानचित्र है, ठीक है, नक्शा है। अब यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि गुरु ने कहा क्या, मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन से भैया, तो पहला संकेत, दूसरा मापक, तीसरा दिशा है। अब संकेत, मापक, दिशा, ये क्या होता है। दिशा तो आपको समझ आ रहा है कि दिशा, किसी भी मैप में दिशा बहुत जरूरी है। देखो मैप में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर में होता है, नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे में, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट होता है, ठीक है। ये एकदम रट लेना कि मैप में ये चीज़ें, दिशा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब रह गया दिशा तो समझ आ गया आपको। अब रह गया मापक क्या होता है। मापक क्या होता है, मापक मतलब क्या होता है ना कि किसी भी बड़े भूभाग को अगर बना रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई एरिया 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, 10 किलोमीटर में, ठीक है। अब उसको बनाना है हमको क्या, 10 इंच में बनाना है। अब मैप तो 10 किलोमीटर इतना बड़ा थोड़ा मैं बना दोगे। अब कोई एरिया 10 किलोमीटर में है तो उसका नक्शा बनाओगे तो क्या 10 किलोमीटर का नक्शा बनाओगे, नक्शा तो छोटे ना होगा। तो अब मान के चलो कि उसको नक्शा में बना है ना 10 किलोमीटर बड़ा एरिया को, तो उसको 1 इंच बराबर, मान के चलो कि तुम 10 इंची का बनाए, नक्शा कितना बड़ा है 10 इंची का, तो 1 इंची बराबर कितना बनाओगे, 1 इंची बराबर कितना बनाओगे, 1 किलोमीटर, तब जाके ना 10 इंची में 10 किलोमीटर अंटेगा, है कि नहीं है। तो मैप उसी को बोलते हैं मापक, यानी मानना पड़ता है कि हम इतना इतना मान के चले, तब जाकर मैप बढ़िया से बनता है, ठीक है। तीसरा क्या दिया है, संकेत, यानी फर्स्ट नंबर यानी संकेत। संकेत क्या होता है, जैसे मान के चलो कि नदी बना रहे हो, तो अब मान के चलो नदी बना रहे हो, तो अब पूरा नदी को तो दिखा नहीं सकते मैप में, तो नदी मान के चलो ऐसे डिजाइन बना दिए, डिजाइन ऐसे दिखा दिए नदी। मान के चलो कि मंदिर बना रहे हो, तो मंदिर ऐसे मान के चलो कि मंदिर ऐसे बना दिए, और यहाँ पर ऐसे झंडा ऐसे लहरा दी, झंडा लहरा दी, तो ये क्या संकेत है, पता चल रहा है कि वहाँ मंदिर है, ठीक है। जैसे मान के चलो गिरजाघर बना रहे हो, तो गिरजाघर बना रहे हो, तो मान के चलो कि यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर दिए, प्लस कर दिए, तो पता चला गिरजाघर। इसको संकेत बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं, मतलब प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, समझ ना। तो ये 3 चीज़ें किसी मानचित्र में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। यही दिशा वगैरह दिया, यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर में होता है, किसी मैप बनाओगे तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ मानचित्र 3 प्रकार का होता है, ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है जानने के लिए। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा थीमेटिक। इसको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल समझो। जब किसी मैप में देखना सिर्फ नदी, झील, झरना, पहाड़ वगैरह दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया गया है, ठीक है, तो उसको बोलना भौतिक मानचित्र है। क्या, जैसे मान के चलो तुम मार्केट में गए, दुकान में गए खरीदने के लिए, है ना, आप मैप खरीदने के लिए गए भारत का मैप खरीदने के लिए, दुकानदार से बोले भैया भारत का मैप देना मुझे, ठीक है, इंडियन मैप देना। वो बोला कौन सा मैप दे, राजनीतिक या भौतिक, तो क्या राजनीतिक भौतिक। अब कौन दुकानदार मान के चलो ज़्यादा जानता हो, तीनों मैप रखा, तब बोल देगा राजनीतिक दे, भौतिक दे या थीमेटिक दे, तो कोई ले, ये 3 तरह का मानचित्र, हम तो सिर्फ मैप जानते थे। अब जब बोल रहा है वो भौतिक राजनीतिक, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता रहेगा तो बताइएगा कि नहीं भैया भौतिक दीजिए या राजनीतिक दीजिए, चाहे मत दीजिए, जो आपको पता रहेगा तो जरूर बोलेंगे। तो भौतिक में क्या है, जब वो दुकानदार बोल रहा है भौतिक मानचित्र, इसका मतलब क्या है ना कि वो उस तरह का मैप देना चाहता है जिस मैप में आपको नदी दिखाएगा, पहाड़ दिखाएगा, झील झरना दिखाएगा। यानी मान के चलो कि सिंपल समझो, जैसे मान के चलो कि हम लोग अगर बिहार का मैप लेने गए, बिहार का मैप लेने गए, आप दुकानदार से मांगे, अगर वो भौतिक मानचित्र दे रहा है तो बिहार में ऐसे नदी बना होगा, बीच बीच से गंगा नदी और बहुत सारी नदियाँ बनी रहेगी,
यहाँ पर दिखाएगा कि पहाड़ी भाग है, और यहाँ नीचे दिखाएगा पठारी भाग है, ठीक है कि नहीं है। बीच वाला पूरा भाग दिखाएगा मैदानी भाग है, कुछ का जंगल वगैरह दिखाएगा कि किस किस एरिया में जंगल है। यानी प्राकृतिक चीज़ों को जिस मैप में दर्शाया गया है उस मानचित्र को बोलते हैं भौतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। और वही मान के चलो कि बिहार का आप मैप लिए और बोले कि नहीं भैया हमको राजनीतिक मानचित्र दीजिए, तो राजनीतिक में क्या होगा कि ये नदी वगैरह नहीं दर्शाएगा, उसमें क्या दर्शाएगा, उसमें जिला दिखाएगा, सॉरी मतलब बिहार में जिला दिखाएगा। जिला कौन कौन जिला कहाँ बटा हुआ है, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे जिलाओं के बारे में आपको दिखाई देगा, ठीक है। कोई जिला का सीमा मतलब बॉर्डर लाइन, कौन जिला कितना बड़ा है, कितना उसका सीमा रेखा बनता है, कहाँ से किस तरह का बॉर्डर लाइन है, सड़कें किधर गई है, कौन सा रेलवे लाइन है। यानी जो मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें है ना, उस मैप में अगर दर्शा रहा है तो उसको बोलिए राजनीतिक मानचित्र है। जैसे जिला तो कोनो जमीन थोड़े अपने से बना दिया कहीं पश्चिमी चंपारण ले जाओ, मानव ही ना बटा कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, हाबी जाबी जितना भी है ये सब जिला को किसने बांटा, मानव अपने से बटा। तो जो मानव द्वारा बनाए गए क्रियाकलाप है उसको अगर मैप में दर्शा रहा है तो उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र है, और जो प्राकृतिक चीज़ों को दर्शा रहे हैं किसी मैप में तो उसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र है। अब रह गया भैया थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं। ये हो गया थीमेटिक मानचित्र जब किसी विशेष चीज़ के बारे में दर्शाते हैं, जैसे जलवायु मानचित्र, जैसे वनस्पति मानचित्र, जैसे जनसंख्या मानचित्र, जैसे वर्षा मानचित्र। अभी क्या हुआ जैसे मान के चलो कि भारत के जलवायु को दिखाना है कि बीते 50 सालों में जलवायु इस तरह परिवर्तन हो रहा है भारत में। जैसे मान के चलो दिखा रहा होगा कि भारत में दिखाए कि 50 साल पहले भारत में है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ते थे, ऐसे मान के चलो, ठीक है। 20 साल बाद थोड़ी सी ठंडी में कमी आ गई, गर्मी पड़ने लगा। 10 साल पहले थोड़ा सा और गर्मी पड़ गया, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। अब ये 4-5 तरह का मानचित्र हो गया। अब इसको दर्शाएगा मैप में तो कैसे दर्शाएगा कि पहले इस तरह ठंडा था, फिर धीरे धीरे ठंडा बदलते गया, गर्मी की तरफ आते गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर मैप को दिखा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग है ना जलवायु मानचित्र। क्या बोलते हैं? जलवायु मानचित्र। उसके बाद वनस्पति मानचित्र दिया है। वनस्पति मानचित्र तो कैसे, जैसे वही सेम बात हो गया। जैसे मान चलो दिखाएगा कि 10 साल 15 साल पहले जंगल इतना ज़्यादा थे, धीरे धीरे जंगल कम होते गए, इसको बोलते हैं वनस्पति मानचित्र, ठीक है। तो इन सभी मानचित्रों को है ना अगर किसी खास चीज़ को दिखा रहा है तो उसको थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। जैसे यानी जलवायु दिखा रहा हो, वनस्पति दिखा रहा हो, जनसंख्या दिखा रहा हो। जैसे मान चलो कि 100 साल पहले जनसंख्या भारत में बहुत कम थी, 50 साल बाद जनसंख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, फिर 20 साल पहले जनसंख्या और ज़्यादा होगी, वर्तमान समय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इन 3 चीज़ों को अगर मानचित्र में दर्शा रहा है तो उसको बोलेंगे थीमेटिक मानचित्र। यानी किसी खास टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक के बारे में मैप बना रहा है तो उसको बोलेंगे थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। जिसमें तुलना की जा रही हो कि पहले कैसा था अभी कैसा करा। तो तुलनात्मक अगर मानचित्र बन रहा है तो समझो थीमेटिक मानचित्र, ठीक है, समझ रहे ना। तो मान के चलो आप जाएंगे बोलेंगे भैया हमको बिहार के जलवायु वाला मानचित्र दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? थीमेटिक मानचित्र। अगर बोलेंगे बिहार का जनसंख्या वाला सिर्फ मानचित्र दीजिए तो क्या हो जाएगा? थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, ये सब सिंबल है, प्रतीक चिन्ह। जैसे रेलवे लाइन का क्या होता है, जैसे रेलवे लाइन का अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, और आपके पास बुक होगा ना तब भी देख लीजिएगा कि रेलवे लाइन के ये डिजाइन होता है, फिर ये डिजाइन होता है, और ये देखेंगे तालाब का ऐसा डिजाइन, पक्की सड़कों का इस तरह का होता है, कुआं का इस तरह का डिजाइन होता है, कच्ची सड़कों का इस तरह का डिजाइन होता है, मंदिर का इस तरह का, मस्जिद का इस तरह का डिजाइन होता है, गिरजाघर का ये। तो ये सारे मैप को आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप चाहेंगे तो सब देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मैप बहुत जबरदस्त तरीका से एक दिमाग में छप जाएगा। अगर एग्जाम में बाई मान के चलो कि ये पूछ दिया ये क्या है, ये कौन किस चीज़ का सिंबल है, तो सड़क पुल का मतलब पुल वाला, जैसे पुल बना रहता है ना पुल, उसका बना डिजाइन बना हुआ, ठीक है कि नहीं है। ये पुल का डिजाइन समझे ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे तो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, दर्शाई गई है। जैसे कोई भी मैप बनाया जाता है ना तो उसमें कलर का उपयोग किया जाता है ना, तो हमेशा देखना कि जल को नीले रंग से उपयोग किया जाता है, पर्वत को भूरे रंग से, पठार को पीले रंग से, और मैदानी भाग को हरा रंग से। तो मैदानी भाग यानी घास वगैरह तो आप सबको जानता है कि हरा रंग से होगा, जल यानी नीले रंग से होगा, ये सबको पता है कि नहीं है, ये सब किसी को पता है कि नीले रंग से होगा, है कि नहीं है। अब जो रह गया पर्वत भूरा कलर के और पठार पीला कलर के, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन आंसर, इसको और खाली जगह क्वेश्चन को इसको पूरी तरह से कंप्लीट करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये जो चीज़ें मैं समझाया हूँ एक बार आप बना कर देखिएगा। नहीं बनेगा तो हमारे पास कमेंट कीजिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ फिल इन ब्लैंक्स दिया हुआ है, जलीय भाग को किस कलर से दर्शाया जाता है, तो नीले कलर से। मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर की नीचे रहता है। आप बताओ, कमेंट कर बताओ कि मानचित्र में जो उत्तर दिशा होता है ऊपर दिखाया जाता है, ये नीचे दिखाया जाता है। फिर देखा जनसंख्या मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहेंगे, जनसंख्या मानचित्र को क्या बोलेंगे बताओ, थीमेटिक, भौतिक या राजनीतिक। अभी जस्ट बताया कि सिर्फ जनसंख्या को तुलना करके दिखाया जाएगा तो कौन सा मानचित्र बनाया जाएगा, है कि नहीं, थीमेटिक मानचित्र बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना आप चाहेंगे तो आसानी से। क्लास आज का वीडियो, ठीक है, जिसका नाम है हमारा राज्य बिहार, ठीक है। ये देखो बिहार का जो भी बच्चे होंगे समझ जाओ कि बिहार का एग्जाम आप देना चाहते हैं बिहार के खासकर, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ देखो ये चीज़ लिखा हुआ है कि पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर है, और उत्तर से है ना पूरब से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है बिहार। अब
ये क्या है इसको एक बार आगे भी देखेंगे। बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। मैप से इसको बताने की कोशिश करता हूँ, आगे जब मैप है, ठीक है। यहाँ देखो मैप इसको समझा रहा हूँ। पहले यहाँ देखो सिंपल, इसमें प्रमंडल है 9, 38 वो क्या है जिला, 38वां जिला अगर पूछेगा तो कौन सा जगह, अरवल जिला। और अनुमंडल कितना है तो 101 याद कर लीजिएगा। प्रखंडों की संख्या यानी ब्लॉक की संख्या कितनी है तो 534, ठीक है, समझ आ गया, याद हो गया। अब आते हैं जो ऊपर में जो लिखा था उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या लिखा था देखो, मैं बताने की कोशिश कर क्या रहा था कि उत्तर से दक्षिण जब आइएगा ना तो 345 किलोमीटर की दूरी मिलेगी, और वही पूर्व से जब पश्चिम जाइएगा ना तो 483 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। कितना मिलेगी, 483 किलोमीटर। और अब क्या हो गया, एक और चीज़ इसमें बता रहा हूँ, क्या एक और चीज़ याद कर लो कि बिहार के बीचों बीच से निकली है गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी, यहाँ से ऐसे ऐसे गंगा नदी निकली हुई है, ठीक है, गंगा नदी ऐसे ऐसे निकली हुई, ठीक है, ऐसे यहाँ से आएगा, ठीक है। अब ये जो गंगा नदी निकली हुई है ना, तो इस गंगा नदी को बिहार में कितना किलोमीटर है, पूरे भारत में तो ये तो 2525 किलोमीटर है, आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री से निकलता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है, ठीक है। तो बिहार में इस गंगा प्रवेश करता है और निकलता है तो कितना किलोमीटर का दूरी शेयर करता है, साझा करता है, तो 445 याद करिएगा, 445 गंगा की कितनी है, 400। अब 38 जिला का नाम बहुत बेहतरीन से याद कराया हूँ कि नेपाल में कौन कौन जिला है, जैसे मान के चलो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद अररिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का से सटे हुए कौन कौन जिला है तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, बक्सर, उसके बाद से कैमूर और थोड़ा सा रोहतास भी सटा हुआ है। तो ये सबको मैं 38 जिला को बहुत डिटेल से याद कराया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे ना तो समझ जाओ कि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे होंगे, तो एक बार उस क्लास को भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 38 जिला जो है ना दिमाग में जगह फिट हो जाएगा ना तो एकदम बहुत तेजी से आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है। गंगा किनारे कौन कौन से जिला है, कितने जिला सटा हुए है ना, कि 6 को ऊपर है, 6 को नीचे, 12 जिला गंगा किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। अब ये चीज़ें पूछ रहा था कि चौहद्दी कौन कौन सा उसमें दिया हुआ था, जैसे नेपाल में क्या दिया था, ये नॉर्थ में नेपाल, नॉर्थ में क्या भी है तो नेपाल, वही दक्षिण में क्या है तो यहाँ झारखंड है, क्या है झारखंड, और इधर पश्चिम साइड में ये है पश्चिम दिशा, इधर क्या है यूपी है। पूरब साइड में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा ये राज्य सटा हुआ है तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो पूछेगा बिहार जो है ना 3 राज्य और 1 देश से बॉर्डर सीमा साझा करता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, आगे आते बिहार में कौन कौन सा मौसम है तो गर्मी वर्षा ठंडा, मतलब कि ठंडा गर्मी बरसात 3 मौसम पाया जाता है बिहार में अमूमन। यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो लू लिखा हुआ है, ये क्या है तो गर्मी के दिन में जो गर्म हवा चलता है ना, गर्म हवा, उसको लू बोलते हैं, गर्म हवा चलता है लू बोलते हैं। लेकिन ये तो उत्तर भारत में जो हवा चलता है, चाहे बिहार में हो यूपी में, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, पश्चिम बंगाल जो होता है ना, पश्चिम बंगाल में जो हवा चलता है उसको बोलते हैं लोग काल बैसाखी, क्या बोलते हैं लोग, काल बैसाखी। तो पश्चिम बंगाल में जो हवा चलती है उसको काल बैसाखी बोला जाता है, ठीक है, काल बैसाखी, ठीक है। आगे आते हैं और यहाँ लिखा है कि 30 डिग्री तापमान होता है, गर्मी के दिन में 40 डिग्री से पार कर जाता है। अब ये हमको लग रहा है कि जब इस बार जो गर्मी आएगा तो हमको लग रहा है कि 45 डिग्री चल जाएगा, क्योंकि हर बार गर्मी तापमान रिकॉर्ड तो आता है गर्मी, ठीक है। अब ये नदी का नाम लिखा है, गंडक, बागमती, कमला, बगैया, करेब, महानंदा, कोसी नदियाँ जो है नेपाल का उद्गम। अभी क्या है, अभी इसको समझने की कोशिश करते। देखो बिहार में जो है ना पूरी नदियों को मैं बहुत डिटेल समझाया हूँ। बीचों बीच से निकली गंगा नदी, ऊपर से आता है यहाँ से सरयू, तब गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, उसके बाद कोसी वहाँ का मिल जाता है, उसके बाद महानंदा, नीचे से देखोगे तो करमनाशा, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद फाल्गु, पुनपुन, उसके बाद से किऊल, अजय, बहुत सारी नदियाँ हैं। सब नदी के बारे में बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश किया हूँ, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ वही बता रहा है, ऊपर से जितनी भी नदियाँ तो सब नेपाल से आता है, ठीक है। नीचे से जो भी नदी आती है वो सब पहाड़ी से क्षेत्र, पठारी क्षेत्र से होके आता है, ठीक है। जैसे सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से होके आता है, ठीक है। यहाँ देखो बरसात के दिन में लोग कैसे अपना शरण ले रहा है, लोग बांध पर जाके, मतलब जब बाढ़ आ जाता है ना तो लोग बांध पर जाके ऊंचे किसी स्थल पर जाके अपना घर बना लेते हैं। 3-4 महीने तो बिहार में यही हाल गुजरता है जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मनीजर। मनीजर क्या होता है, देखो मनीजर जो होता है ना एक छोटा सा पौधा है जिसको जलावन के रूप में उपयोग होता है, जिसको सिंपल समझो खरपतवार जो होता है ना, खरपतवार, ये पौधा जो होता है ना इसको जलावन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ क्या कि पटना से पूरब, इस बात याद रखना, पटना से पूरब जो हिस्सा है ना एक बड़ा हिस्से को टाल क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब जो पटना है ना, अब पहली बात कि पटना आपको अगर पता रहता तो पटना है यहाँ पर, अगर वो जिला आप याद है ना पटना। अब पटना से पूरब की तरह इधर हो गया, तो पूरब जाएंगे ना तो जो गंगा किनारे जो भी क्षेत्र है इसको टाल क्षेत्र कहा जाता है। क्या, टाल क्षेत्र है, ठीक है, इसी को कहा जाता है टाल। यहाँ पर फसल जो होता है ना गेहूँ वगैरह का फसल उतना होता है, उतना कोई खास फसल होता नहीं है। ऐसे ही पटना में दाल की फसल के लिए फेमस है, गंगा किनारे वाले जो जगह है वो सब्जी वगैरह के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आगे चलते, आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि है ना
दिसंबर जनवरी के महीने में तापमान जो होता है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जाहिर सी बात है दिसंबर जनवरी में ठंडा रहता है तो तापमान कम रहबे करेगा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि बिहार की जो प्रमुख फसल है ना वो धान है, खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न मतलब होता है खाने वाला। तो पूछेगा बिहार में कौन सा फसल जब सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, धान की गेहूँ, तो धान याद रखना, धान माने चावल, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट किया गया, इसको आप रट लीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिले में तंबाकू के लिए फेमस, छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में गन्ना के लिए फेमस, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के लिए जूट के लिए फेमस। देखो चंपारण मतलब पूर्वी और पश्चिमी दूनी, यानी बेतिया मोतिहारी दूनी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो है ना एकदम रटने वाला, बढ़िया से दिमाग में लोड करने वाला है, ठीक है। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र है ना तंबाकू यानी खैनी के लिए फेमस जगह है, और ना बाकी जो जगह है वो एक एक करके बाकी सब जगह जो होता है वो फेमस होता है। आगे चलते हैं तो लिखा हुआ कि बिहार में जो वन है वो कितना 6.4% वन है, लगभग 7% हो जाता है, यानी 6.4 यानी 7%। बिहार में वन बहुत ही कम है, विरल वन पाए जाते हैं अररिया और पूर्णिया वगैरह क्षेत्रों में, विरल मतलब कम कम वन पाए जाते हैं, कोई खास वन बिहार में है नहीं। अब यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है सराइसा तंबाकू। सराइसा तंबाकू क्या है, ये बहुत फेमस है, याद यहाँ पे देखो कैसे। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जो जिला है इस क्षेत्र को सराइसा क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो होता है ना तंबाकू को फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। अब देखो तंबाकू की फसल यानी खैनी की फसल उगाया कैसे जाता है। पहली बात की मिट्टी होता है चूना युक्त, चूना होता है मिट्टी में, ठीक है। एक सीध में एक हाथ की दूरी पर, एक हाथ की दूरी पर, एको हाथ मतलब इतना बड़ा हो गया, एको हाथ की दूरी पर क्या कहता है ना, पौधे को छोड़ छोड़ कर तंबाकू पौधे को रोपे जाते हैं। शुरुआत के एक हफ्ता तक उसको धूप से बचाने के लिए क्या किया जाता है, केले के जो पौधा जो होता है ना केला का पौधा, उसके पत्ता से टोकरी बना के और उससे ढक दिया जाता है। बताओ कितना मेहनत से इसको उगाया जाता है, ठीक है। और इस एरिया का जो तंबाकू होता है ना बहुत ही कड़कदार होता है। अब भैया जो खाते हैं वो बताएंगे कि सराइसा का तंबाकू कैसे होता है। अक्सर तंबाकू जो बेचने वाले जो लोग होता है ना, इसी बुक में इसकी चर्चा की गई है, वो लोग क्या करते हैं सराइसा का तंबाकू लिख लेते हैं ताकि लोग समझेगा कि बहुत बढ़िया तंबाकू है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मिट्टी चूने की अंश पाए जाते हैं, चूना का अंश पाए जाते हैं मिट्टी में। इसका मतलब क्या है कि जो नेपाल से जो भी नदी आती है ना बिहार में, उस नदियों में अपने साथ चूना लेके आती है और चूना लाके बिहार की मिट्टी में चूना भर देती है, जिसके कारण वहाँ पर गन्ना की फसल बहुत ज़्यादा होता है। अब गन्ना की फसल कहाँ होता है ऊपर हम बताए हैं, अब अगर आपको दिमाग में होगा तो आप याद आ रहा होगा, है कि नहीं है। अब आगे आते आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लिखा है वन्य प्राणी यानी कि जीव जंतु कौन कौन से है बिहार में। तो वन्य प्राणी के बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। बिहार में बाघ, भालू, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय, हाथी जैसे जानवर पाए जाते हैं। बाघ जो होता है ना बिहार की भारत के राष्ट्रीय पशु है। तो बिहार का राजकीय तनी पशु बताइए तो कौन सा होता है राजकीय पशु। राजकीय पशु है बिहार का बैल। क्या है भैया, बिहार का बैल। देखो राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय फूल गेंदा, इस सब चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। और राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष और स्वास्तिक चिन्ह, ये है ना जो ये स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, ये स्वास्तिक चिन्ह ये ऐसे रहता है ना, स्वास्तिक चिन्ह, और बीच में बना रहता है बोधि वृक्ष, ये ना बिहार की क्या है राजकीय चिन्ह है। तो बहुत सारी डिटेल में समझाया हूँ। यहाँ पर देखो पश्चिमी चंपारण जिला में जो वाल्मीकि नगर अभयारण्य, देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि नहीं है। वाल्मीकि नगर जो अभयारण्य है वो जो अभयारण्य जो क्या है कि कहाँ है, तो याद रखना पश्चिमी चंपारण जिला में है। और ये किस लिए फेमस है, तो बाघ के लिए फेमस है, याद रखना बाघ के लिए फेमस है, बाघ संरक्षण के लिए। उसी तरह रोहतास जिला में कौन सा है, कैमूर अभयारण्य। देखो रोहतास जिला में कैमूर अभयारण्य, कैमूर में नहीं है। नालंदा जिले में कौन सा है, राजगीर अभयारण्य। गया में कौन सा है, गौतम बुद्ध अभयारण्य। और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में कौन सा है, तो भीम बांध अभयारण्य, याद रखना, ठीक है। गेहून जो सांप होता है ना, यानी करैत सांप को बिहार में गेहून बोला जाता है, सॉरी करैत को बोल रहा है, कोबरा को। उसके बाद करैत और धामिन तबाली में है। बेगूसराय जिले में कौन सा झील है, तो याद रखना कांवर झील है, याद रखना कांवर झील कहाँ, बेगूसराय में, ठीक है। वो कुशेश्वर झील पूछता है वो कहाँ है, दरभंगा में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे आएगा, उसको भी समझा जाएगा। पटना में स्थित एक मतलब चिड़ियाघर है, जू है, उसको संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता है, याद रखना। पटना का चिड़ियाघर जानते हो ना, उसको संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता है, ओरिजिनल नाम। अब यहाँ देखेंगे तो एक चीज़ लिखा हुआ है कि पटना के दानापुर में सैनिक छावनी के निकट साइबेरियन क्रेन के पक्षी, प्रवासी पक्षी भारी मात्रा में यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। साइबेरियन मतलब क्या है, रूस से। साइबेरियन मतलब क्या है, रूस से, है ना। साइबेरियन मतलब क्या है, रूस से, ठीक है। यहाँ से पक्षी जो आते हैं उड़ के आते हैं, कहाँ पर आते हैं, पटना का दानापुर क्षेत्र में। कांवर झील के पास भी आते हैं। 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, समझो 12,000 किलोमीटर की दूरी, बताओ उतना से उड़ के आते हैं, इसलिए इनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है, ठीक है। सर ना आगे चलते, बिहार की राजधानी क्या है, तो भैया बिहार की राजधानी है पटना। इसको महानगर भी कहा जाता है। यहाँ जनसंख्या दिया है, तो जनसंख्या का डाटा जो है क्लियर रूप से नहीं दिया है। एक्चुअली में बिहार की जनसंख्या जो है वो है 10,44,99,452, कितना है 10,44,99,452, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे जाते अब आते जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पर। देखो यहाँ तक अगर आप पढ़ लिए होंगे, अगर बढ़िया से समझ आ गया तो एक बार कमेंट करके भैया लिख दीजिए ना कि बढ़िया से समझ आया, ठीक है ना। और क्लास अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजना, शेयर करना। और नए बच्चे होंगे, क्लास बेहतर है, समझ आ रहा है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसी तरह जो मुहिम जो मैं शुरू किया हूँ, मतलब हर क्लास के बारे में पढ़ाने के लिए, वो सफल बनाने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। रबी फसल जो होता है वो, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र जो है वो कहाँ आता है। अभी मैं बोला कि वो ताल क्षेत्र जो होता है ना, गेहूं की फसल वगैरह ज़्यादा उगाया जाता है, तो कहाँ है, तो पटना से पूरब, अभी जस्ट पढ़े लो। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ हो जाएगा, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण जिला, याद रखना। सरईसा किस लिए फेमस है, तो पहले बात की तंबाकू के लिए। और किन क्षेत्र में सरईसा, तो अभी अभी पढ़े लो, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्र में। गन्ना कहाँ हो जाएगा, तो गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया में हो जाएगा गन्ना ज़्यादा, ठीक है। अब रह गया ऑब्जेक्टिव, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में, रिक्त स्थान, खाली स्थान को भरे। बिहार में कितना वन था, तो 6.4 था। बिहार के कुल कितने जिले थे, 38 जिले थे। 38वां जिला जो है वो कौन सा, अरवल जिला, याद रखिएगा। 38वां जिला अरवल है, जहानाबाद के बगल में। कांवर झील कहाँ है, कांवर झील तो ये बेगूसराय में। भीम बांध अभ्यारण्य ने खड़गपुर पहाड़ियों, अभी जस्ट पढ़े लो। तो देखो ये चीज़ें अगर ऊपर बढ़िया से पढ़े होंगे ना तो बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो एक बार और वीडियो देखिए जरा। तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ बोध गया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, ये 4 चीज़ें लिखा गया। तो ये चारों चीज़ें किस लिए फेमस है, तो बोध गया आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बोध गया जो फोर्स है, वो जो जगह है ये फेमस है गौतम बुद्ध की वजह से, क्योंकि यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बोध गया में, ठीक है। राजगीर जो है फेमस है किस लिए, तो राजगीर में पहला बात एक तो राजगीर की पहाड़ियाँ फेमस है। यहाँ पर गर्म कुंड है, मतलब गर्म झरना है, जो ठंडा दिन में भी गर्म पानी निकलते रहता है। और ये कि सबसे पहला जो सबसे बड़ा मगध राजधानी था, मगध, उसकी ये राजधानी था, मगध का सबसे बड़ा महाजनपद की राजधानी ये गिरिब्रज यानी राजगीर था। नालंदा किस लिए फेमस है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए फेमस है। किसने बनाया था विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनाया था ये, तो कुमार गुप्त ने, गुप्त शासकों के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन उसको नष्ट करवा दिया कौन, बख्तियार खिलजी, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ पावापुरी। पावापुरी भी क्या फेमस है, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें यानी भगवान थे, उनका नाम था महावीर जैन। क्या नाम था भैया, तो महावीर जैन, ठीक है। तो महावीर जैन जो थे ना, उनका जो मृत्यु हो रहा है यानी मोक्ष की जो प्राप्ति कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं, पावापुरी से, ठीक है। आगे चलते हैं, आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ वही कह रहे हैं, यहाँ एक बोधि वृक्ष है। अब जहाँ गौतम बुद्ध शिक्षा प्राप्त किए थे ना, जिस पीपल के पेड़ के नीचे, उसको अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है ना, बोधि वृक्ष कहा जाता है। यहीं पर इसी के नीचे बैठकर है ना ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और उसी के बाद गौतम जो है गौतम बुद्ध कहलाने लगे, ठीक है ना। इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, बाद में ये गौतम बुद्ध कहलाने लगे जब इनको ज्ञान मिल गया, ठीक है। आगे आएंगे तो इस मंदिर के बगल में एक मंदिर है, एक बगल में मंदिर के बगल में स्थित एक मुचलित सरोवर में बच्चों को, अब सरोवर मतलब क्या होता है, तालाब होता है, सरोवर मतलब तालाब। तो इस मंदिर के बगल में एक तालाब है, क्या नाम है, मुचलित सरोवर। क्या नाम भैया, तो मुचलित सरोवर, ठीक है ना। इसको रट लीजिएगा कि बोध गया जो मंदिर है उसके बगल में एक मुचलित सरोवर है। अब यहाँ आएगा तो फाल्गु नदी के तट पर, फाल्गु नदी सबसे पहले की आता कहाँ से है, तो याद रखिएगा। अब फाल्गु नदी जो होता है नीचे से दक्षिण बिहार की तरफ से इधर से आएगा फाल्गु नदी। पहला क्रमनाशा, उसके बाद सोन है ना, उसके बाद से ना फाल्गु है ना, फाल्गु को ही सॉरी फाल्गु को ही पहले निरंजना बुलाया जाता है। याद रखिएगा फाल्गु नदी का ही एक और नाम था पहले, निरंजना नदी, ठीक है। तो फाल्गु नदी के तट पर स्थित है विष्णुपद मंदिर। तो भैया पूछेगा भैया विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। भगवान विष्णु की यहाँ पद चिन्ह है, पद मतलब पैरों का निशान है भगवान बुद्ध का, ठीक है, पैरों का निशान वहाँ पर है, ठीक है। इसको किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया। किसने बनवाया था इसको, रानी अहिल्या। तो याद रखिए है ना, भगवान बुद्ध के है ना, विष्णु भगवान के पद चिन्ह है कहाँ पर, तो विष्णुपद मंदिर ये कहाँ है, तो विष्णुपद मंदिर है फाल्गु नदी के तट पर। और किसने बनवाया था, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, ठीक है। अभी आते हैं ये शांति का स्तूप, ठीक है, राजगीर में है शांति का स्तूप। और यहाँ रोपवे की बात की जा रही है। तो रोपवे मतलब क्या होता है, रोपवे मतलब होता है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए जो बीच में नहीं रस्सी ऐसे लगेला रहता है सब, है ना, इसी को बोलते हैं रोपवे, ठीक है ना। तो इसी को रोपवे बोला जाता है, इसी को रज्जू मार्ग बोला जाता है, ठीक है, समझ रहे ना। अब वहीं पर शांति स्तूप है, कहाँ है, पहाड़ी के शीर्ष पर शांति स्तूप है, ठीक है। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और दुनिया का एकमात्र पहला विश्वविद्यालय जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे। और यहाँ पर बहुत सारे चीनी यंत्री भी आए, जैसे फायान, हैंगसांग। हमेनसंग तो हर्षवर्धन के दरबार में आया, और फायान जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। यहीं पर एक जल मंदिर है, जल मंदिर जो है कहाँ है, तो पावापुरी में। वही पावापुरी जहाँ पर किसकी मृत्यु हो गई थी, महावीर जैन की, पावापुरी में, ठीक है। आगे आते हैं।
ये था चैप्टर बहुत ही छोटा। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते लोग। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी चीज़ें मैं बताऊंगा आप आसानी से समझ पाए होंगे। जैसे यहाँ लिखा हो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी बताओ, बोध गया से। कहाँ से होगी, बोध गया से। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गंगा में अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनाया था। तो विष्णुपद मंदिर किसने बनाया था, तो रानी अहिल्याबाई ने। अभी जस्ट पढ़े लो विष्णुपद मंदिर के बारे में। बिहार के गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है, तो गर्म जलकुंड अभी बोले कहाँ, राजगीर में हो जाएगा, ठीक है। ककोलत प्रसिद्ध है, तो ककोलत किस लिए प्रसिद्ध है, ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ककोलत में हमेशा पानी ठंडा रहता है, और ये कहाँ है, तो नवादा में। ककोलत कहाँ है, नवादा में, ठीक है। जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, तो जरासंध का अखाड़ा कहाँ अवस्थित है भैया, तो राजगीर में, वैशाली में, नालंदा में, वैशाली में। जरासंध का अखाड़ा जो है वो कहाँ है, तो राजगीर में, याद रखिएगा। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं। पितृपक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है, तो कृष्ण पक्ष में लगता है। पितृपक्ष का मेला कब लगता है, कृष्ण पक्ष में। ना महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर है, अभी पढ़े मुझे से ऊपर था। पावापुरी में डैश मंदिर है, तो पावापुरी में जल मंदिर है, अभी जस्ट बुके में था। महावीर ने डैश में वहाँ परिणाम प्राप्त किया था। महावीर जो थे डैश में, तो महावीर अभी पढ़े पावापुरी में। कहाँ महान प्राप्त किया था, पावापुरी में। नालंदा विश्वविद्यालय डैश का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो ज्ञान और बहुत सारी चीज रिसोर्सों का ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, ठीक है। अब रह गया क्वेश्चन सर, यहाँ एक है मिलान कोड। मिलान कोड भी देख लेते हैं। मुस्लिम सरोवर कहाँ से मिलेगा, है ना। जैसे मान लो रानी अहिल्याबाई, तो विष्णुपद मंदिर रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया। शांति के स्तूप तो बोध गया, ठीक है। ककोलो जलप्रपात नवादा। मुस्लिम सरोवर राजगीर के पहाड़। अब मुस्लिम सरोवर जो है राजगीर नहीं है, कुछ तो मस्टोक हो रहा है। मुस्लिम सरोवर जो है राजगीर के पहाड़ी, रानी अहिल्याबाई ना। और क्वेश्चन दिया है क्या, रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था विष्णुपद मंदिर, ठीक है। शांति के स्तूप जो है ये है शांति के स्तूप, राजगीर की पहाड़ियाँ पर शांति के स्तूप ये है विष्णुपद मंदिर, रानी अहिल्याबाई। काकोला जलप्रपात नवादा। मुस्लिम सरोवर बोध गया, ठीक है, बोध गया, ठीक है। मुस्लिम सरोवर है बोध गया, ये हो गया करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, याद रखिएगा। इसको पूरा रट जाइएगा, ठीक है। और आशा कर पूरी क्लास करके देखिए, इंजॉय आएगा, मज़ा आएगा, एकदम समझ आएगा। बहुत डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और नहीं समझ आ रहा होगा, किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है तो कमेंट करके बेधड़क पूछिएगा कि यहाँ पर हमको परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए, ठीक है। तो बेटर वीडियो अगर बेहतर लग रहा होगा तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिए, या नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 10, बिहार दर्शन 2। बिहार दर्शन 1 जो है 9 चैप्टर में है, और बिहार दर्शन 2 जो है 10वां चैप्टर में, ठीक है। ये सब 6 क्लास के चल रहा है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। अब सासाराम जो है ना रोहतास जिला, वही सासाराम, ठीक है। वहाँ पर कैसी शेरशाह का मकबरा, ठीक है। अब पटना में क्या है, तो गोलघर है। पटना में क्या है, गोलघर। और पटना संग्रहालय है। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना सिटी में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है रोहतास। अब ये जो सासाराम से जो रोड निकला हुआ है उसको बोलते हैं NH2, जो कि दिल्ली से होके कोलकाता तक जाती है, दिल्ली से होके कोलकाता तक, ठीक है। NH2 इसको बोला जाता है, ठीक है। अब रोहतास जिला का क्या है, मुख्यालय, रोहतास जिला का मुख्यालय है, ठीक है। दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या है, दिल्ली हावड़ा, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता जो यानी हावड़ा को जोड़ने वाली जो ट्रेन लाइन है उसको बोलते हैं ग्रैंड कोड लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, तो ग्रैंड कोट लाइन बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ देखेंगे तो रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम के अफगान शासक शेरशाह मकबरा द्वारा शेरशाह का मकबरा स्थित है। यानी कि सासाराम में किसका मकबरा है, तो मकबरा है शेरशाह का, ठीक है। शेरशाह का फरीद खां के समय में शेरशाह जो था ना वो घूमने गया था जंगल में, तो एक शेर को अपने मतलब एक ही बार से शेर को धड़ से अलग कर दिया, इसलिए इसके बाद इसका नाम पड़ गया शेरशाह, ठीक है। क्या नाम पड़ गया, शेरशाह। अब शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा किया। अब ये शेरशाह जो था ना मुगल वंश के हुमायूं को हरा कर खुद उस गद्दी पर बैठ गया। अब ये मुगल को हराया कब, तो याद रखिएगा 2 गो लड़ाई हुआ, एगो 1539 में, एगो 1540 में। कब, एगो 1539 में। 39 में जो हुआ था उसका नाम था ना ये चौसा का लड़ाई, और इसका नाम बिलग्राम, चौसा और बिलग्राम। ये चौसा का लड़ाई और बिलग्राम को कन्नौज का लड़ाई भी कहा जाता है, कन्नौज या बिलग्राम लड़ाई, ठीक है। तो पहला में ये किसके बीच में हो रहा था, हुमायूं में, है ना, हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। शेरशाह में हो रहा है, ठीक है, शेरशाह।
शेरशाह क्या किया, हुमायूं को दोनों बार हरा दिया। हराने के बाद हुमायूं भाग गया। भागने के बाद दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया, दिल्ली पर कब्जा हो गया ये इनका, किनका, शेरशाह सूरी का, ठीक है। शेरशाह सूरी दिल्ली पर कब्जा कर लेते और 1540 से लेकर 45 तक ना शासन करते हैं और 45 में इनकी मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। मृत्यु से पहले ही अपना मकबरा बनवा चुके थे, कहाँ, सासाराम में। इनके मकबरा जो था अष्टगुम्बदीय, क्या है, अष्टगुम्बद। अष्टगुम्बद मतलब 8 गो कोना वाला, 8 गो गुम्बज वाला आना, अष्टकोने की अपना मकबरा बनवाए थे, समझ रहा। और एक सरोवर के बीच में, यानी तालाब के बीच बीच में इनका मकबरा, आने जाने के लिए बीच पतला से एक रास्ता बना, मकबरा में जाकर घूम के देख लीजिए, ठीक है। ये अपना मकबरा पहले ही बनवा लिए, जबरदस्त बनवा लिए थे। ये देखिए गोलघर, गोलघर के बारे में जानते हैं। गोलघर को बनवाया किसने था, तो इसका निर्माण जो है कैप्टन जॉन गॉलस्टीन 1786 ईस्वी में अनाज रखने के भंडारण के उद्देश्य में कराया था, ताकि अकाल के समय में अनाज की मदद लोगों को मिल सके, बचाया जा सके, ठीक है। इसकी दीवारें जो है 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है। 12 फीट मोटा, बताओ, 12 फीट मोटा, एक रूम से ज़्यादा मोटा अगर दीवार है। और ऊंचाई जो है इसकी कितनी ऊंची है, तो 96 फीट ऊंचा है। बताओ कितना ऊंचा है, समझ रहे हैं कितना ज़्यादा ऊंचा हो गया। और बनवाया कितने था, तो कैप्टन जॉन गॉलस्टीन, ठीक है, याद रखिए 1786। आगे आते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया। विशाल पेड़, एक बिहार के म्यूजियम में यानी संग्रहालय में एक विशाल पेड़ मिला जो 5000 साल पुराना, याद रखिएगा। और ये इतना हार्ड हो गया कि अब पत्थर की तरह हो गया, एकदम हार्ड, ठीक है। अब यहाँ लिखा एक यक्षिणी, यक्षिणी की मूर्ति जो है ये दीदारगंज से मिली है। कहाँ से मिली यक्षिणी की मूर्ति, तो दीदारगंज से, ठीक है। मूर्ति है यक्षिणी, यक्षिणी की मूर्तियाँ होती हैं, इसकी मूर्तियाँ मिली दीदारगंज से, जिसको संग्रहालय में रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि दीदारगंज कहाँ है, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग पता लगे। दीदारगंज पटने में है, ठीक है, पटने के पास में। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह को पटना साहिब में हुआ था। तो उस मंदिर का नाम रखा गया है श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सर में। ये भी चैप्टर जो था उतना कोई खास बड़ा नहीं था, तो क्वेश्चन सर जब कंप्लीट कर लेंगे लो तो 6 क्लास फिटनेस कंप्लीट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बताते आ रहा हूँ ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और समझ आ रहा होगा तो कुछ बच्चों के पास इसको शेयर करते रहिए। इसको शेयर करने का तरीका क्या होता है, व्हाट्सएप से ऐसे शेयर कीजिए, इसका लिंक यहाँ पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए बच्चों को, ताकि बच्चे देख सके और उनसे बोलिए कि और तरह बच्चों को जोड़ते रहे। अब देखिए क्वेश्चन पहला नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ था, पटना सिटी, ठीक है। गोलघर अवस्थित है कहाँ है, पटना में अवस्थित। दीदारगंज कहाँ है, तो पटना में, ठीक है। सॉरी, दीदारगंज कहाँ है, दीदारगंज है यहाँ पर, दीदारगंज पटना में ही है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। दीदारगंज के बाद अब आएंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे या खाली जगह को देखेंगे पूरी तरह से डिटेल में। तो खाली जगह में देखने के लिए हम लोग को मिलेगा कि पहला क्वेश्चन लिखा है गोलघर का निर्माण किसने किया था, गोल्डस्टीन, अभी पढ़े 1789 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। पटना स्थित संग्रहालय में डैश वर्ष पुरानी है, तो कितनी वर्ष पुरानी लकड़ी, तो भैया तो 5000 वर्ष पुरानी था। और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, दीदारगंज से, ठीक है, दीदारगंज से। तख्त श्री हरमिंदर मंदिर जो है ना, ये कहाँ, पटना सिटी में, ठीक है, पटना सिटी में। शेरशाह का मकबरा डैश कोनी है, तो 8 कोनी है, ठीक है। ग्रैंड कोड रेलवे हावड़ा टू दिल्ली, यानी दिल्ली टू हावड़ा चलता है। गोलघर का निर्माण डैश ने करवाया था, गोल्डस्टीन कराया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ, तो भैया इसको मिलान करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब, पटना संग्रहालय पटना में ही हो जाएगा, है ना। गोलघर अनाज का भंडार रोहतास सासाराम हो जाएगा। पटना संग्रहालय राजेंद्र कक्ष, ठीक है। राजेंद्र बाबू के जितने भी सामान मिले थे वो सब उसमें रखा गया है। अब सही गलत जो है उसको देख लेते हैं, है ना। पहला लिखा शेरशाह को हराकर हुमायूं भारतीय गद्दी पर कब्जा किया, तो बात तो सही है। शेरशाह को हराकर हुमायूं भारत, नहीं, उल्टा दे दिया। शेरशाह को हराकर नहीं, शेरशाह जो दो है ना, हुमायूं को हराकर वो गद्दी बटाई, गलती दे दिया क्वेश्चन, तो गलत हो जाएगा। का गोलघर कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने बनाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। पत्थर की मूर्ति दक्षिणी दीदारगंज से मिली है, यक्षिणी, ठीक है, सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरमंदिर में मिला, सही है। 12 तक पूरे क्लास को मैं पढ़ाऊंगा, और जो मुहिम मैं शुरू किया हूँ, मतलब जो मैं आंदोलन अपना शुरू किया हूँ कि जो कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था पेड बैच में, उसको मैं फ्री में जो पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया आप बच्चों से अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि सारे बच्चे इस फ्री कोचिंग का लाभ उठा सके। यही मैं करूँगा वीडियो का अंत, फिर दूसरे के साथ क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।